शुक्रिया डॉक्टर इरफान। सबसे पहले तो मैं इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करूंगा जो डॉक्टर इरफान ने शुरू कर रखा है। लेगेसी डॉक्टर नदीमुल हक साहब की है। उन्होंने बहुत ज़्यादा ओपन डायलॉग पे एम्फेसाइज किया और इतने ज़्यादा उन्होंने सेमिनार वगैरह और डायलॉग को प्रमोट किया। अब उनकी लेगेसी को इरफान साहब लेके चल रहे हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म से। वो बहुत एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी एक्टिविटीज़ में बरकत डाले। आपका बहुत शुक्रिया जी इरफान साहब, आपने मुझे इनवाइट किया कि मैं इस सेशन को होस्ट करूं। उसके बाद मैं आज के सेशन के जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। पहले गेस्ट हैं हमारे पास कानित खलीलुल्लाह साहब, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हेड रहे हैं इंटरनल ऑडिट के यूनिलीवर और यू फोन के। और इसके अलावा वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग पाकिस्तान उसके फेलो मेंबर हैं। और काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस उन्होंने यूके से हासिल कर रखी हैं। बहुत सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स हैं उनके टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप्स में शामिल हैं। और इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी उनकी एक्सपर्टीज में शामिल है। टैक्सेशन, बैंकिंग, ऑडिट, अकाउंटिंग, ये सारी उनकी पिछले 3-4 सालों से इनके साथ मुख्तलिफ फोरम्स पे इंटरेक्शन होता है। आइडिया है इनका फुल रिजर्व बैंकिंग का, जो थोड़ा सा मुझे फील होता है कि कुछ काउंटर इंट्यूटिव है। लेकिन आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये आइडिया क्या है, कैसा है। तो मेन जो हमारे पास स्पीच है वो उन्हीं की है। उसके अलावा हमारे पास दूसरे गेस्ट हैं मोहतरम डॉक्टर असद जमान साहब, जो मेरे मेंटोर, टीचर, सुपरवाइजर और एक बहुत ही जीनियस उनका कैरियर कुछ इस तरह से है कि इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सर ने एमआईटी से मास्टर किया स्टेटिस्टिक्स में और फिर स्टैनफोर्ड से पीएचडी की। एंड एट दैट टाइम हिज एज वाज ओनली 23 ईयर्स, वन ऑफ द यंगेस्ट पीएचडी फ्रॉम स्टैनफोर्ड। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने जो एकेडमिक जर्नी स्टार्ट किया, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, बिलकेंट यूनिवर्सिटी, उसके बाद लम्स, फिर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं सर का स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद पाइड में एज वाइस चांसलर सर्व किया और आजकल वो अखोवत यूनिवर्सिटी में है। और बहुत सारी गवर्नमेंट की कमेटीज, एडवाइजरी बोर्ड उनमें इंक्लूडेड होते हैं। और ये हमारे दो गेस्ट हैं। उसके अलावा मोहतरम डॉक्टर तारक बलोरी साहब यहाँ पे हैं, जो फॉर्मर चेयरमैन है एचईसी के। और डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने इंटेंशन शो की थी कि वो भी इस सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आई वेलकम ऑल द गेस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स जो भी यहाँ पे मौजूद है, सबको मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। और आज का जो सेशन है इसकी ऑर्डरिंग इस तरह से है कि पहले कानत खलीलुल्लाह साहब अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगे, ये है क्या, कैसे वर्क करेगा और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। 30 मिनट्स में उनका आइडिया प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम जो है कुछ क्वेश्चंस, यानी हम ये चाहते हैं कि जो आज का सेशन है ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्रिएट करे। तो इसलिए हम जो कानत साहब के सेशन के बाद कुछ हैं उनके हम क्वेश्चंस लेंगे। और उनको फिर ताकि हम ये चाहते हैं कि जब असद मान साहब बात करें, वो फाइनल अथॉरिटी है मॉनिटरी पे, तो वो ताकि बातों को कंक्लूड कर लें। तो हम क्वेश्चन करेंगे और कान साहब उसको रिप्लाई करेंगे और आफ्टर दैट हम डॉक्टर असद जमान साहब को इनवाइट करेंगे कि वो अपने कमेंट से सारे सेशन पे प्रेजेंट करें। तो अब टर्न है मोहतरम कानत खलीलुल्लाह साहब का। कानत साहब प्लीज प्रेजेंट योर व्यूज। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने प्रेजेंटेशन शेयर की है, नज़र आ रही है आपको? यस सर।
जी हाँ, नजर आ रही क्लियर है। है। ठीक है जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अपनी बात तो शुरू करता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त बेशुमार मसाइल हैं। और लेकिन जो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, जो बेसिकली ऑल जितने भी इश्यूज हैं उनकी बेसिकली बेस है, वो वाइड स्प्रेड पावर्टी है। ऑलमोस्ट 80 to 100 मिलियन पीपल, 8 से 10 करोड़ पीपल आर लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन। दे लेक क्लीन वाटर, दे डोंट हैव फूड्स। उनके बच्चों के पास तालीम और सेहत की सहूलियात नहीं है। तो देर इज़ नो सोशल, ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अगली जनरेशन बेहतर हो जाएगी। मतलब इन शॉर्ट दीज पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। और अनलेस एंड अनटिल ये मसला हल हो, पाकिस्तान का, इन लोगों का मसला हल हो, पाकिस्तान इकोनॉमिकली तरक्की नहीं कर सकता। बिकॉज दीज पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नाइदर फ्रॉम डिमांड साइड, कि वो ना चीज़ें खरीद पा रहे हैं ना डिमांड कर पा रहे हैं। हम जीडीपी की बात करते हैं कि अवर जीडीपी इज़ ग्रोइंग बाय 3-4%। बट हमारी जीडीपी अगर वैसे देखी जाए कि 30-40% लोग तो खरीद ही नहीं पा रहे, तो अवर जीडीपी इज डेफिशिएंट बाय 30-40%। और कैपेसिटी हम बिल्ड नहीं करेंगे तो ये ज़ाहिर है नॉलेज इकोनॉमी है, इसमें कैपेसिटी बिल्ड नहीं होगी, तो दोनों इकोनॉमिकली पाकिस्तान लॉन्ग टर्म तरक्की नहीं कर सकता। एंड सोशली अगर आप देखें तो सोशल इशूज आर बाउंड टू इंक्रीज विद सच सिचुएशन, और जिसके अंदर ये हालात है। और मोरालिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखें तो मेरा ख्याल है हमसे सबसे आखिरत में सबसे अहम यही यही सवाल होगा इन लोगों के बारे में। हर तीसरा आदमी हमारे यहाँ इस पोजीशन में है कि वो, उसके पास खाने पीने को प्रॉपर नहीं है, उसके बच्चों के पास तालीम नहीं है, साफ पानी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। और इनके ऊपर भी 30-40% जो लोग हैं वो भी दे आर लिविंग अ लाइफ विच इज़ हाईली इनसिक्योर। और डेट, यानी कोई एक बड़ा मसला होता है तो वो उनको ये खतरा होता है कि वो रोड पे ही ना आ जाएं। तो मतलब अच्छी खासी बड़ी तादाद जो है इनसे ऊपर भी जो है वो इनसिक्योरिटी की ज़िंदगी गुजार रही है, मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रही है, और मतलब एक प्रिकैरिटी की पोजीशन है। अच्छा, ये जो सिचुएशन है, ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कोई वसाइल कम है। हम एक बड़ी एग्रीकल्चर जो है वो इकोनॉमी है, हर तरह की यहाँ पे ज़मीन मौजूद है, तो उस लिहाज से वसाइल का है मौजूद। लेकिन ये कि ये जो सिचुएशन है ये हमारी पॉलिसी का नतीजा है, जो हमने पॉलिसीज़ अपनी अडॉप्ट की हुई हैं। और मैं इस वक्त यार गवर्नेंस की पॉलिसीज़ जो हैं वो हमारा मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं फाइनेंशियली देखूं तो इस वक्त दो बड़े सिस्टम्स हैं, एक टैक्सेशन सिस्टम और एक मनी सिस्टम, जो इस सूरत हाल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, दुनिया भर में भी यही इशूज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा हैं। अगर हम टैक्सेशन को देखें तो ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है वो जो इनकम है जो गवर्नमेंट की है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू आ रही है। हाईली रिग्रेसिव, एक्सप्लॉयटेटिव। वो लोग कि जिनके पास खाने पीने को पैसे नहीं हैं, जिनके बच्चे हैजा से मर जाते हैं, चार उनको साबुन से लेके हर चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग 18% टैक्सेशन, जो हाईली रिग्रेसिव है। और उसके बाद फिर ये सिचुएशन ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट के वसाइल काफ़ी नहीं होते, तो वो फिर बैंकों से कर्जा ले रही होती है। और वो एक अनदर टैक्स है, इन्फ्लेशन टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये महंगाई की सूरत में हमारे सामने आ रहा होता है। और जो इन्फ्लेशन है, इससे अगेन जो है वो पुअर जो है वो पुअर क्लास जो है वो बैडली हर्ट हो रही होती है। जो अमीर हैं उनको तो जाहिर है कि उनके पास एसेट्स मौजूद हैं, रियल एस्टेट है, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो शायद वो बेनिफिशियरी भी होते हैं इसके इन्फ्लेशन के, लेकिन गरीबों का बुरा हाल है। तो दोनों जो टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सेल्स टैक्स, वो बुरी तरीके से मार रहा है। और फिर जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसको इन्फ्लेशन मार देती है। पिछले 3-4 सालों में हम हाई इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस करते रहे हैं, और ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज के नतीजे में। जब हम उसकी एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर आते हैं तो फिर हमें अंदाजा होता है कि यहाँ अगेन यही सिचुएशन है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज जो हैं वो एक तरह से एक इंतहाई ख़राब पोजीशन में है। और कि जो टैक्स जमा हो रहा है उसका 55% ऑफ द टैक्स इज बीइंग वेस्टेड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स। और लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये पेमेंट आईएमएफ लेके जा रहा है, शायद ये वर्ल्ड बैंक लेके जा रहा है, बट 90% ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो इज बिलोंग टू लोकल डेट, यानी गवर्नमेंट जो है वो बैंक्स को दे रही है, बैंक्स अपने खातेदारों को दे रहे हैं 90% ऑफ द अमाउंट। और ये डिपेंडेंट होती है स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट के ऊपर। The amount of interest is so high, it is almost 20 times higher than social protection। एक सोशल, यानी जो गरीब आदमी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 400 रुपये महीने दे रही है इस हाईली इन्फ्लेशन उसके अंदर, और वो 10 से 12 मिलियन फैमिलीज हैं, लेकिन इससे 20 टाइम्स हायर जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में हो रहा है।
और वो इंटरेस्ट पेमेंट एक साइड का एवरी मंथ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 400 से 500 बिलियन रुपए लेती है और वो इंटरेस्ट की सूरत में वापस कर देती है। तो ये सिचुएशन है हमारा मनी सिस्टम की। अच्छा, ये एक सवाल ये होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बैंक इतना लोन दे कैसे पाते हैं, ये जो है वो ये इनके पास इतनी मनी आती कैसे है कि वो हर महीने 400 बिलियन रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान उनको इंटरेस्ट की सूरत में वापस कर रही है। तो जब वो अकाउंट्स में जाके गिरती है इंटरेस्ट, तो वी आर फेसिंग इन्फ्लेशन, और खासतौर पे पुअर क्लास। और जब वो डेट हमारी फ्यूचर जनरेशन को देना पड़ेगा, क्योंकि डेट साथ साथ चढ़ रहा है। तो ये बात कि ये इन्फ्लेशन जो है वो कैसे, ये प्राइवेट बैंक्स मनी कैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको यानी ब्रीफली बता दूं। अक्सर इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको मेरे ख्याल है पता होगा ये, कि इस वक्त 95% ऑफ द मनी जो है वो बैंक मनी है। देर आर टू टाइप्स ऑफ मनी, वन इज बैंक नोट्स क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक, लेकिन 95% ऑफ द मनी जो है वो प्राइवेट बैंक क्रिएट करते हैं। और कब वो क्रिएट करते हैं? जब वो लोन किसी को इशू करते हैं। अभी अगर मैं किसी बैंक में जाऊं और उनसे कहूं कि जी मुझे 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो मेरे डिपॉजिट अकाउंट के अंदर, और मेरे पास सिक्योरिटी है रखवाने के लिए, तो मेरे डिपॉजिट अकाउंट क्रिएट कर देंगे। जैसे वो कैश अगर मैं दूं तो जैसे क्रिएट होगा, उससे मैं परचेजेस कर सकता हूँ। इट्स अ न्यू मनी। और इस हाँ, ये परचेजिंग पावर क्रिएट होती है। पहले ज़माने में जब ये जो इनिशियल बैंकर्स थे वो गोल्ड स्मिथ थे, वो उनके पास लोग सोना रखवाते थे, वो रसीदें इशू कर दिया करते थे। उनको अंदाज़ा ये हुआ कि हम रसीदें ज़्यादा इशू कर दें तो हमें ज़्यादा कमाई होगी। तो उस वक्त तो ये बड़ा फ्रॉडुलेंट समझा जाता है। लेकिन आज बैंकिंग की बेस यही है कि बैंक जो हैं वो 5% ये जो रिजर्व रेशो अपने पास रखते हैं, बाकी वो लोन दे देते हैं। जैसे मैं अगर बैंक में जाऊं और उनसे कहूं कि मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट रखवाना है, तो बैंक जो है वो 5,000 अपने पास रखेंगे, 95,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल किसी को लोन दे देंगे। अब 100,000 मेरे पास भी है, 95,000 उसके पास भी है। और उसके बाद फिर ये प्रोसेस गोज ऑन। और विथ 5% रिजर्व रेशियो बैंक कैन क्रिएट 20x मनी, 20 टाइम्स मनी। पाकिस्तान में इस वक्त जो बैंकों के पास कैश है इज अराउंड टू, जो सॉवरन मनी है वो 2 ट्रिलियन होगी, लेकिन डिपॉजिट 30 से 32 ट्रिलियन है। तो ये बड़ा क्लियर है कैसे क्रिएट। अच्छा जी, जो मैं बात कर रहा हूँ कि जी बैंक्स मनी क्रिएट कर रहे हैं, ये आप किसी भी बैंक के जो है बड़ी बैंक की साइट पे चले जाएं, वहाँ ये क्लियरली मालूम चल जा ये बात पता चल जाती है कि बैंक्स ही क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपके सामने बैंक ऑफ इंग्लैंड की मिसाल रखी, कि वो कह रहे हैं कि जब हम मॉर्गेज देते हैं प्राइवेट बैंक, तो मॉर्गेज में वो कोई यानी वो क्या करते क्या है कि उनका अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, और जिससे नई मनी क्रिएट होती है। इसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड कह रहा है कि इन यूनाइटेड किंगडम मनी इंडोजेनस, यानी मनी क्रिएट करने के लिए प्राइवेट बैंक्स को कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो जो है वो खुद से क्रिएट कर रहे होते हैं लोन की सूरत के अंदर। और द बैंक ऑफ इंग्लैंड सप्लाइज बेस मनी यानी नोट्स on demand at its prevailing interest rate, and broad money is created by banking system. Each and every time a bank makes a loan, new bank credit is created, new deposit and new money. Governor of ये जो बैंक ऑफ कनाडा कह रहा है, the actual process of money creation takes place primarily in banks. फेडरल बैंक ऑफ शिकागो है, इन द यूरो सिस्टम मनी इज प्राइमरली क्रिएटेड थ्रू द एक्सटेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट। यानी इस वक्त जो 95% ऑफ द मनी जो क्रिएट हो रही है वो बैंकिंग नंबर्स में डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू क्रिएट हो रही है। जब आप बैंक लोन इशू करता है, वो नई मनी क्रिएट हो जाती है, और वो उस मनी की वेलोसिटी ज़्यादा तेज होती है। मैं कैश से यहाँ बैठ के अमेरिका में पेमेंट नहीं कर सकता, मगर अगर मेरे पास बैंक अकाउंट है तो मैं ज़्यादा तेज़ी से पेमेंट कर सकता हूँ। तो इस वक्त जो है ये मनी का जो बेसिक वो है वो क्रिएट कौन कर रहा है। अच्छा, ये आगे नहीं जा रहा। अच्छा, ये मैं आपको स्लाइड दिखा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 40 यानी तकरीबन 2010 से ये आ रहा है। इसमें एक साइड पे मनी, ये जो रेड लाइन है, ये आपके डेट है पाकिस्तान का, डोमेस्टिक डेट। और ब्लैक लाइन जो है वो आपकी मनी है, और मनी में 80% जो है वो बैंक डिपॉजिट्स हैं, 5-10% यानी 15-20% कैश है। ये मिला के जो है वो M2 मनी कहलाती है। तो आप देखिए कि बिल्कुल साथ साथ इशू कर रहे हैं। जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि एवरी मंथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोरो 300 to 400 बिलियन रुपीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, एंड और इंटरेस्ट में वापस करती है। बैंक्स इंटरेस्ट में जब वो अकाउंट्स में डालते हैं तो उससे मनी सप्लाई बढ़ती है, और बैंक डेट उसके साथ साथ बढ़े जा रहा है। अच्छा, अब इस सिस्टम के जो है वो मसाइल क्या हैं? इस सिस्टम के कई मसाइल हैं। जो पहला मसला वो ये है कि जी हम जो है वो डेट डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। मैंने आपके सामने आईएमएफ का आईएमएफ के एक पेपर का वो लगाया है ग्राफ। इसमें आप देखिए कि जो हाउस होल्ड डेट तकरीबन वर्ल्ड में जीरो था 1950 के अंदर, अब वो 1/3 ऑफ द जीडीपी हो गया है। और प्राइवेट डेट मिला के अगर टोटल डेट देखा जाए तो वो 2 साल पहले जो 100 गुना था 1950 में, वो 238% हो गया इन 2022।
और आज अगर ये नंबर देखा जाए तो ये 300 को क्रॉस कर गया है। तो कंटिन्यूअसली डेट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि मनी डेट के साथ क्रिएट हो रही है। जब अच्छे हालात होते हैं तो बैंक इशू करते हैं, उससे उससे जो है वो मनी क्रिएट होती है। और जब वो डिप्रेशन में जाते हैं तो रियल एसेट्स की प्राइसेस कम होती है, उससे रियल जो है वो डेट की रियल वैल्यू बढ़ जाती है। तो मुस्तकिल ये मनी डेट बढ़े जा रहा है। और इस डेट के नतीजे में क्या होता है कि माशरे का डेट क्या होता है, वो माशरे के एक सेगमेंट का क्लेम होता है दूसरे उसके अगेंस्ट। तो उससे वेल्थ इनक्वालिटी बढ़ रही है, और ह्यूज इनक्वालिटी है। इस वक्त 1% ऑफ द पॉपुलेशन, जो टॉप 1% है, दे हैव मोर वेल्थ देन द बॉटम 95%। ऑक्सफैम एक बड़ा मशहूर इदारा है, उसने दो तीन दफा सर्वे किए हैं, 2017 में, 2019 में। उसने बताया कि 25-30 लोग, 40 लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनकी दौलत आधी दुनिया, 3.5 बिलियन लोगों से ज्यादा की दौलत है। पिछले दिनों ट्रम्प के पीछे जो तीन लोग खड़े हुए थे, उसमें अमेजोन का और टेस्ला, और उनके तीनों के, उन तीनों की दौलत अगर जमा कर ली जाए तो आधे अमेरिका, जो हाईली एडवांस कंट्री है, बॉटम 50% से ज्यादा की दौलत। तो हाई कंसंट्रेशन है। इसके नतीजे में होता क्या है कि जब हाई कंसंट्रेशन होती है तो डिमांड स्लो हो जाती है, लोग खरीद नहीं पा रहे होते। तो उस डिमांड को स्ट्रेंथन करने के लिए सारे सेंट्रल बैंक दुनिया भर के अंदर क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रेट लो कर देते हैं, और उससे वो चाहते हैं कि मॉनेटरी लोगों के पास इतना सस्ता पैसा दिया जाए, उससे वो खरीदारी करें। अच्छा, उससे क्या होता है, उस जब ये चीज़ होती है तो इन्फ्लेशन हो रहा होता है। मैंने पहले पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने रखी है। ये पाकिस्तान में पिछले 50 साल के अंदर मनी सप्लाई हैज इंक्रीज बाय 1000 टाइम्स, विद एन एवरेज एनुअल इंक्रीज ऑफ 14.7%। वेयर एज द एक्चुअल जो जीडीपी है, यानी यानी आप समझे कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है, वो सिर्फ 9 टाइम बढ़ी है। इफ यू डिवाइड 1000 टू 9, तो इसका मतलब ये है कि महंगाई 100 गुना बढ़ चुकी है। एक रोटी जो आज 25 रुपए की मिल रही है, शायद वो 1975 में 25 पैसे की मिल रही होती है। और इससे जो है, और ये चीज़ मैंने आपको बताया कि ये महंगाई हो रही होती है, तो ये गरीबों को बुरी तरीके से जाके हिट कर रही होती है। जिनके पास ये फिक्स इनकम में बैठे हुए हैं, उनकी परेशानी का कोई वो नहीं होता। अच्छा, ये लोग ये समझते हैं कि जिससे शायद महंगाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, और ये एडवांस कंट्रीज का ये फिनोमेना नहीं है। लेकिन ये जो लो इंटरेस्ट रेट है, इज अ पॉलिसी ऑफ न्यू लिबरल पॉलिसीज ऑफ लास्ट 30-40 ईयर। इससे जो हुआ ये है कि जब वो मनी क्रिएट हो रही होती है तो ये मनी जो है वो ज़्यादातर बड़े खातेदार, बड़े जो है वो कंपनीज, रिच लोगों के पास आती है, वो उससे एसेट्स की प्राइसेस इन्फ्लेट कर रहे होते हैं। तो ये जो 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 उनकी जो मनी क्रिएशन है वो जारी होती है रियल एस्टेट के अंदर। और आज जो है वो अमेरिका और यूरोप के अंदर लोग अपना मकान नहीं खरीद सकते, मुश्किल है उनके लिए, हर मकान के साथ डेट लगा हुआ है। यूके के अंदर पिछले 50 सालों में मनी क्रिएशन हुई है तकरीबन, आप सोच, हर साल 10% के हिसाब से, और उनकी जीडीपी 2% से ग्रो हुई है। तो वहाँ वो जरा नेक्स्ट स्टेज पे चले गए हैं, वहाँ महंगाई, सीपीआई इन्फ्लेशन नहीं है, मगर उनके जो एसेट्स हैं, ये रियल एस्टेट हैं, वो बेतहाशा बढ़ चुके हैं। जिससे जो मैंने आपको बताया कि वेल्थ इनक्वालिटी है। एक मैं अभी पिछले दिनों एक जगह उस पर देख रहा था, एक टॉक शो था, जिसमें एक बंदा कह रहा था कि मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मेरी बेगम भी बहुत अच्छी जॉब कर रही है, लेकिन हम मकान अपना अपने पैसों से नहीं खरीद सकते। और जबकि जो है वो 40-50 साल पहले जो मेरे वालिद थे, उन्होंने अपने, हालांकि मीडियोकर जॉब कर रहे थे, उन्होंने मकान अपना बना लिया था। तो ये कहता है रिस्क सिस्टम है। अच्छा, इसके नतीजे में जब ये मनी की सप्लाई बढ़ रही होती है और एसेट प्राइसेस बढ़ती है, तो फिर एक बूम की पोजीशन होती है, आर्टिफिशियल बूम, एसेट प्राइसेस बढ़ रही हैं, और वो एक सेल्फ इन्फोर्सिंग किस्म का पूरा तरीका होता है। और अल्टीमेटली जब हाई लेवरेज हो जाता है तो फिर ये बस्ट होता है। और हमने 2018 के अंदर, 8 के अंदर देखा, अमेरिका में 2004 से 8 तक लो इंटरेस्ट रेट रहे, उससे जो है वो एसेट प्राइसेस बढ़ी हो। जब वो बस्ट हुआ तो मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी जॉब्स दुनिया भर के अंदर खोई हैं। तो ये मुस्तकिल एक साइकिल है, बूम एंड बस्ट साइकिल। और अगर आपने मेरे इकोनॉमिक्स से आपको पता होगा तो ऑस्ट्रेलियन स्कूल वालों का एक मेन थ्योरी यही है, बिजनेस साइकिल थ्योरी। उसमें वो यही बता रहे होते हैं कि जो बैंकिंग क्रिएट कर रही है मनी और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये बेसिक वजह है बूम एंड बस्ट साइकिल्स के, जो हर थोड़े सालों के अंदर आ रहे हैं। और पाकिस्तान में आप ये देखिए कि जब इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ने पिछले दिनों बढ़ाए, तो उससे जो है, जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं ताकि जो है वो इन्फ्लेशन को रोकें, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो हाईली ब्लंट टूल है, तो इंटरेस्ट रेट के साथ जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी एम्प्लॉयमेंट, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नीचे गिरती जा रही है। तो इस लिहाज से फिर ये कि जो पांचवी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये कि इसमें सिस्टमिक रिस्क है, क्योंकि बैंक जो है वो लोगों से लेते हैं अपफ्रंट, और वो कहते हैं जब चाहें आप वापस ले लें।
और क्या कहते हैं, आपका मनी मनी जो है वो हर वक्त महफूज है, लेकिन एक्चुअली वो लेंड करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे और रिस्की इन्वेस्टमेंट में। तो ये जो इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन बैंकिंग के डिपॉजिट के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसकी वजह से किसी वक्त भी बैंक, अगर फाइनेंशियल सिस्टम खराब हो तो बैंक रन शुरू हो जाते हैं। और अमेरिका में आप देखते हैं हर साल, पिछले साल में 4-5 बैंक रन हो गए, और जब बैंक रन होते हैं तो फिर उनको या तो बैंक टैक्स पेयर्स के पैसे के थ्रू बेल आउट किया जाता है, या फिर बुरा हाल हो जाता है जो फाइनेंशियल सिस्टम का हम देख रहे हैं। तो ये मैंने आखिर में, जब ये फ्रैक्शन रिजर्व के हवाले से मैंने आखिर में जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो उसके उसका एक वो लगाया है एक्सट्रैक्ट के, वो कहता है कि चेंज इज इन आई बिलीव इन इनएविटेबल। द क्वेश्चन इज ओनली वेदर वी कैन थिंक अवर वे थ्रू टू द बेटर बेटर आउटकम बिफोर द नेक्स्ट जनरेशन इज डैमेज्ड बाय अ फ्यूचर एंड बिगर क्राइसिस। दिस क्राइसिस ऑलरेडी लेफ्ट अ लेगेसी, 2008 की बात कर रहे हैं, ऑफ डेट टू द नेक्स्ट जनरेशन। वी मस्ट नॉट लीव देम द लेगेसी ऑफ द फ्रेजाइल बैंकिंग सिस्टम टू। तो ये वो इंग्लैंड का सिस्टम कह रहा है। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि हम क्या सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये जो फुल रिजर्व बैंकिंग का सिस्टम क्या है, हम तीन बातें कर रहे हैं। पहली बात ये कि जो पावर टू क्रिएट मनी वुड बी टेकन अवे फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, दे विल नॉट बी क्रिएट न्यू मनी थ्रू मल्टीप्लायर थ्रू फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। जो मैंने आपको पहले दिखाया कि वो 1,000 रुपए के डिपॉजिट के ऊपर वो 20 टाइम्स मनी क्रिएट कर सकते हैं विद 5। इसमें बैंकिंग अपना रियल काम करेगी, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो अपना जाके आगे पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उनको दे विल नीड रियल मनी। एक अकाउंट से पैसा निकलेगा, दूसरे अकाउंट में जाएगा। ये नहीं होगा कि मेरे अकाउंट में भी पैसा नजर आ रहा है और लोन के अकाउंट में भी दे दिया उसने, तीसरे के अकाउंट में भी चला गया मल्टीप्लायर के अंदर। तो यानी जिस तरह एक 5,000 का नोट होता है, मेरे पास से दूसरे के पास जाता है, मेरे पास नहीं रहता, इसी तरीके से सॉफ्ट मनी विल बी क्रिएटेड बाय ओनली सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक कितना कितना क्रिएट करेगा? वो उतना क्रिएट करेगा अप टू जीडीपी ग्रोथ लेवल, टू अवॉइड एनी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। यानी अगर पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ इज 3 to 4%, तो 4% तक के वो मनी क्रिएट करेगा, जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना हो। और दिस मनी विल बी स्पेंड ऑन रियल इकोनॉमी। अभी तो फाइनेंशियल मनी कैसे क्रिएट हो रही होती है? लोन के थ्रू क्रिएट हो रही है। अब जो है वो ये मनी क्रिएट होगी तो ये रियल इकोनॉमी में जाएगी। आइदर इट इज गिवन टू पुअर पीपल फॉर मीटिंग देयर बेसिक नीड, और या सप्लाई साइड के प्रोजेक्ट के ऊपर आप लगा सकते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन का व्यू ये था, जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का समझाता है, वो कहता था कि टैक्सेस के साथ साथ मनी क्रिएशन की पावर अगर सेंट्रल बैंक के पास हो, स्टेट के पास हो, तो ये एक बड़ा अच्छा जरिया है टैक्सेशन के साथ साथ एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो अच्छा, फुल रिजर्व के अंदर क्या दो बेसिक चीजें होंगी? वो जो मैंने आपको पहले बताया कि सेफ कीपिंग और डिपॉजिट, और मेकिंग लोन्स लॉन्ग टर्म रिस्की इन्वेस्टमेंट, ये दो जो इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें, इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा। डिपॉजिट मेकिंग अलग होगी और डेट को जो है वो अलग कर दिया जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपके सामने, मैं ब्रीफली चलूंगा कि मेरे पास 10-15 मिनट और हैं। ये आप स्लाइड देखिए जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो डिपॉजिट्स हैं। अगर हम उल्टे साइड पे देखें, कमर्शियल बैंक का भी जो स्ट्रक्चर है, डिपॉजिट्स हैं, कुछ कैपिटल है उनका, और उन्होंने 5% जो है वो रिजर्व रिक्वायरमेंट रखी हुई है, जो स्टेट बैंक की तरफ से सॉवरन मनी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और स्टेट बैंक अकाउंट, कि अगर उनका कोई, हम एटीएम में कैश लेने जाएं तो वो कैश दे सकें, और अगर जो है वो कोई चेक हम लिख दें किसी और बैंक अकाउंट का, तो उनका स्टेट बैंक में अकाउंट होता है। और उन्होंने 60% उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोन दिया हुआ है, और 25% तकरीबन आप समझें कि जो है वो प्राइवेट इदारों को लोन दिया हुआ है। तो फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये दोनों जो डिपार्टमेंट हैं, थ्रू फुल 100% रिजर्व, दो सेक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहला सेक्शन जो है वो रिस्क फ्री डिपॉजिट सेक्शन होगा। जितने इस सेक्शन के पास जितने कस्टमर डिपॉजिट्स हैं, उतना ही इनके पास कैश रिजर्व होना चाहिए। जाहिर है कैश की जरूरत नहीं है, तो उनका स्टेट बैंक में अकाउंट होना चाहिए। यानी अभी अगर मेरा हबीब बैंक के अंदर 10 लाख रुपए का अकाउंट है, तो हबीब बैंक का स्टेट बैंक के अंदर अकाउंट 5% 50,000 रुपए का है, उसको वो इंक्रीज करना है फ्रॉम 50,000 to 10 लाख। और अगर उनके टोटल डिपॉजिट उनके पास 5 ट्रिलियन के हैं, तो दे विल हैव टू मेंटेन अकाउंट ऑफ 5 ट्रिलियन इन सेंट्रल बैंक। तो वो ये अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे? जाहिर है अगर आपको अकाउंट अपना इंक्रीज करना हो, मार्कअप करना हो, तो आपको कुछ देना पड़ता है। यू हैव टू इंक्रीज योर रिजर्व रेशियो फ्रॉम 5% to 100%। तो अगेंस्ट दीज, टू इंक्रीज दिस रिजर्व, जो लोन और जो उनके पास ट्रेजरी बिल्स और जो उनके पास बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, दे विल हैव टू ट्रांसफर दीज जो रिसीट्स हैं टू स्टेट बैंक, टू ये दोनों बॉन्ड। इसके इस तरह से होगा क्या कि पाकिस्तान का जितना डोमेस्टिक डेट विच इज लाइंग ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक विल बी ट्रांसफर टू द स्टेट बैंक। एंड स्टेट बैंक क्या है? वो इज अनदर पॉकेट ऑफ स्टेट। वो आइदर उसको कैंसिल कर दे, वो उसको जीरो रेट कर दे, इरिडीमेबल कर दे। तो इस तरह से 70-80% आपका डेट फौरन से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि रिक्वायरमेंट ऑफ 100% रिजर्व इज हाई कंपेयर टू कि उनके पास
बाद जो बॉन्ड 60% पड़े, तो शुरू में स्टेट बैंक जो है वो उनको कुछ लोन देगा, जिससे उस लोन से जो 100% रिजर्व कंप्लीट करने के लिए, और उससे क्या होगा कि नॉन बैंकिंग जो तकरीबन डेट है 10 ट्रिलियन का, वो उससे एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं अगली आपको स्लाइडों में नंबर दिखा दूंगा कि पूरा पाकिस्तान को डोमेस्टिक डेट विद वन पॉलिसी विल बी एलिमिनेटेड। अच्छा, ये तो डिपॉजिट सेक्शन होगा, और डिपॉजिट सेक्शन जो है वो अपना काम कैसे करेगा, जाहिर है वो एक आध परसेंट फी लगा सकता है, कोई स्टेट बैंक एक आध परसेंट दे सकता है, वो उनकी कमर्शियल वायबिलिटी के लिए काफ़ी होगा। जो दूसरा सेक्शन होगा वो इन्वेस्टमेंट सेक्शन या इन्वेस्टमेंट बैंक होगा। इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो मनी कैरी नहीं कर रहा होगा, उसके पास क्या होगा, उसके पास कैपिटल होगा, उसके बाद शुरू में एसबीपी को लोन देना पड़ेगा उसको, ताकि वो 100% रिक्वायरमेंट करने के लिए, और वो रियल काम कर रहा होगा जो बैंकिंग का काम है, इंटरमीडिएरी का काम, कि वो लोगों से पैसे लेगा, डिपॉजिटर से पैसे लेगा, मगर रियल सेविंग लेगा, अमाउंट उसके पास ट्रांसफर होगा, और वो अमाउंट जो है वो स्टेट बैंक, वो जो बैंक्स हैं वो आगे जाके बिजनेस में लगाएंगे। इस पूरे उसके अंदर, इस जो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट डेट विल बी एलिमिनेटेड। पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि हाउस होल्ड डेट, विच इज द मोस्ट डेंजरस जो है वो मतलब टाइप ऑफ डेट, वो पाकिस्तान में बहुत कम है, 1% ऑफ द जीडीपी है। तो रियल वो बिजनेस का काम कर रहे होंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। पिछले 3 सालों के अंदर अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट देखें, तो मैं अभी डॉन की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वो 2% थी। 98% ऑफ द मनी, न्यू मनी इज गोइंग टू द गवर्नमेंट फॉर पेइंग इंटरेस्ट। तो कोई वो प्रोडक्टिव काम इस वक्त हो भी नहीं रहा, तो इस सिस्टम में वो रियल काम करेंगे, इंटरमीडिएट काम के लोगों से पैसे लिए और जाके रियल बिजनेस में लगाए। लेकिन रियल पैसा ट्रांसफर होना जरूरी होगा। दे विल नॉट बी एबल टू क्रिएट मनी, मैजिक मनी आउट ऑफ थिन एयर। अच्छा, ये नंबर जो है, अगर कोई सवाल होगा तो मैं नंबर में दिखा दूंगा, मेरे पास टाइम कम है, तो हम आगे से चलते जाते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा सबसे पहले जो है, सिस्टम के अंदर सेपरेशन ऑफ मनी एंड डेट। जो मनी और डेट जो जो बिल्कुल इंटीग्रेट, इस वक्त इंटीग्रेटेड हैं, हर मनी क्रिएट ही डेट के साथ हो रही है वाइल इशुएंस ऑफ लोन, वो आप बिल्कुल सेग्रीगेट कर देंगे। मनी इज अ सेपरेट थिंग एंड डेट इज अ सेपरेट थिंग, यानी डेट या इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहा होगा, और उसके पास क्या होगा, उसकी बैलेंस शीट में क्या होगा, उस पे उसके बाद लोगों की इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, और कहाँ इन्वेस्टमेंट की है वो नजर आ रहा होगा। उसके बाद मनी, जो मनी जो है वो मनी अकाउंट के अंदर होगी। तो इसको कंप्लीटली आप इसको सेपरेट कर देंगे। दूसरी बात यह है कि डिमांड डिपॉजिट्स पे कोई इसमें प्रॉफिट और नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है इस बैंकों के जो स्टेट बैंक के पास रिजर्व है, उस पे के ऊपर भी कोई प्रॉफिट या इंटरेस्ट नहीं होगा। स्पेशलाइज्ड डिपॉजिट सेक्शन होंगे। बैंक का जो इन्वेस्टमेंट सेक्शन होगा वो इंटरमीडिएरी का काम कर रहा होगा, जो मैंने आपको बताया कि जो रियल काम हम बुक्स में पढ़ते हैं बैंकिंग का, कि जो लोगों से पैसा लेते हैं, उनको जाके इन्वेस्ट करते हैं प्रू कामों के अंदर, मैजिक मनी नहीं क्रिएट कर रहा होगा, वो बिजनेसेस के साथ इन्वॉल्व होगा, और वो रियल इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। इस सूरत में, क्योंकि पॉलिसी जो रिजर्व रेशो है विल बी इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 100%, तो जो इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी की जरूरत नहीं होगी। इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी क्यों होती है? वो सिर्फ इसलिए होती है, आपको मालूम है कि क्योंकि बैंक्स आर क्रिएटिंग मनी फॉर प्रॉफिट मोटिव। उनके लोगों को बोनस चाहिए हैं, उनको और चीजें चाहिए, तो वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोन इशू करें। लेकिन जब वो लोन इशू करते हैं तो साइमल्टेनियसली दे आर क्रिएटिंग मनी जो इन्फ्लेशन कर रही होती है, और स्टेट बैंक उसको पॉलिसी रेट के साथ कंट्रोल कर रहा होता है। इस सिस्टम में 100% ऑफ द मनी will be controlled by the central bank. So there is no need of interest rate policy. Banks, depositors और जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपस में म्यूचुअल कंसर्न होगा किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होनी है, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होनी है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा खर्चा है इंटरेस्ट का, 6,000 बिलियन रुपीज नेट ऑफ जो स्टेट बैंक की जो इनकम है, विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड विद वन पॉलिसी। और फ्यूचर मनी क्रिएशन विल बी मेड बाय द स्टेट बैंक। जैसे वो नोट क्रिएट कर रहा है, जब आपको पता है नोट क्रिएट करता है तो 5,000 रुपए का नोट पे उसकी 2 रुपए कॉस्ट आती है, बाकी उसका साइनोरेज प्रॉफिट होता है, मगर वो मनी की क्रिएशन बहुत थोड़ी है। यहाँ 100% ऑफ द मनी आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट और हार्ड, बोथ विल बी क्रिएटेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक। और इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अगर 4% देखें, इस वक्त 35 बिलियन की मनी है, तो गवर्नमेंट के पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगा अराउंड 2,000 बिलियन रुपीज का, कि जिससे जो उनके पास एक अनदर इनकम होगी। तो एक पॉलिसी चेंज विल हैव एन इम्पैक्ट ऑफ 8,000 बिलियन रुपीज, ऑलमोस्ट इक्वल टू पाकिस्तान टैक्स इनकम। और इसमें जो है वो प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी है, क्योंकि इस वक्त मनी क्रिएट हो रही है जो प्राइवेट बैंक कर रहे हैं 15 to 20% पर एनम, विच इज जो है क्रिएटिंग ह्यूज इन्फ्लेशन। इसमें मनी क्रिएट होगी जस्ट 4%, जो 3-4% जितनी मनी, जितनी आप की लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। और अगर कोई गवर्नमेंट आती है, कोई वॉर सिचुएशन आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमें ज़्यादा मनी क्रिएट करनी है, तो ये हो सकता है कि वो 20% मनी क्रिएट कर दे, और उसमें क्या होगा, वही होगा जो आज हो रहा है।
वो ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन हम फेस करेंगे, मगर एक फायदा होगा कि वो इन्फ्लेशन होके उसी जनरेशन, ये नहीं होगा कि वो डेट के साथ मनी क्रिएट नहीं हो रही होगी, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को नहीं पे करना पड़ रहा होगा। अभी अभी हम एक साइड से महंगाई सहते हैं, हमारी खास तौर पे पुअर क्लास, और हमारी आने वाली जनरेशन को हम कर्जों में लाते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि एक तो पहली बात तो ये रूल ऑफ थंब तो यही है कि ये आप मनी क्रिएशन आप अप टू जीडीपी लेवल करें, ताकि इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन ही ना हो। और अगर आपको ज्यादा किसी वक्त आपने वॉर की सिचुएशन हो गई, कोई और मसला हो गया जिसमें आपको रिसोर्सेज की जरूरत है, आपने वो मनी क्रिएट कर दी, तो वो महंगाई होगी, वो फिर फॉर द टाइम बिंग होगी, उसके बाद फिर वो अगली अगली जनरेशन पे ट्रांसफर नहीं होगी। अच्छा अच्छा, ये बात कि ये सिस्टम जो है वो क्या कहते हैं कैसे इंप्लीमेंट होगा, इस पे मिल्टन फ्रीडमैन ने एक बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा देयर इज नो टेक्निकल प्रॉब्लम इन अचीविंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम आवर प्रेजेंट सिस्टम टू 100% रिजर्व इजीली, फेयरली, स्पीडीली एंड विदाउट एनी सीरियस रिpercussion ऑन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक मार्केट। एज टू उसका जो फ्रीडमैन का ये व्यू है, स्पीडीली ये ओवरनाइट हो सकता है। आज अगर स्टेट बैंक ये तय करे कि वो अपना नोटिफिकेशन निकाले कि 5% की जगह उन्हें 100% रिजर्व रेशो करना है, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के बॉन्ड जो स्टेट बैंक के पास, बैंकों के पास पड़े वो ट्रांसफर हो जाएंगे, और फिर ये पूरा प्रोसेस। और ये भी हो सकता है कि आप 3 हिस्सों में कर दें कि 5 से पहले 25 करें, 25% रिजर्व रेशो, 25 से 50 करें, और फिर एक साल के अंदर 100 करके इसको खत्म कर दें। तो ये बड़ा क्लियर है। अच्छा, इसके फायदे क्या होंगे? इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से बयान करने के बजाय, मैं फिशर जो मेरे ख्याल है 20वीं सदी का मोस्ट क्लियर इकोनॉमिक थिंकर है, उसके हवाले से मैं बताता हूँ। वो कहता है कि आई हैव कम टू बिलीव दैट द फुल रिजर्व प्लान properly worked out and applied is incomparably the best proposal ever offered for speedily and permanently solving the problem of depression. He has noted several advantages of 100% plan: the minimizing of depression, the payment of government debt, banishing the prospect of inflation from excess reserve, the unification of the two sort of money. अभी क्या हो रहा है कि दो मनी है, हम समझ रहे हैं दोनों एक ही है, लेकिन एक सॉवरन मनी है और एक बैंक मनी है। बैंक अगर डिफॉल्ट करता है तो मनी आपकी चली जाती है। और पांचवी जो बात वो ये कहता है, वो ये सबसे बड़ी बात कहता है कि इस वक्त जो है वो लॉ के तहत ये जो मनी क्रिएशन की पावर सेंट्रल बैंक के पास है, इस रियासत के पास है। बट इन एक्चुअल टर्म हर बैंक जब वो लोन इशू कर रहा है वो मनी क्रिएट कर रहा है। तो वो कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, द गवर्नमेंट वुड रिकैप्चर इट्स लॉस्ट फ्रेंचाइजी एंड रीगेन इट्स सॉवरन पावर ओवर मनी एज ग्रांटेड टू इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, उसके बाद मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो मैंने देखा, ये आईएमएफ का एक पेपर था जिसमें दो इकोनॉमिस्ट ने जो है वो अमेरिका का पूरा डाटा डाला, हाउस होल्ड डाटा, बैंक डाटा, और उन्होंने डीएसजी मॉडल पर डाल के उसका उसका जो है वो रिजल्ट देखे। तो उनके यहाँ बिजनेस साइकिल वोलेटिलिटी का बड़ा मसला था और बैंक रन्स का बड़ा मसला था। तो उन्होंने ये सबसे पहले उसने ये बताया कि ये जो है वोलेटिलिटी खत्म कर दी और बैंक रन एलिमिनेट हो जाएगी। इस क्यों एलिमिनेट हो जाएगी? क्योंकि आपका जो पैसा है वो 100% प्रोटेक्टेड है स्टेट बैंक के आइडेंटिकल जो रिजर्व के थ्रू, तो कोई बैंक रन का चांस नहीं है। और उनके यहाँ भी है जो लार्ज रिडक्शन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डेट हुआ, और इसमें कोई क्रेडिट सप्लाई में कोई कमी नहीं नजर आई, बल्कि शुरू में ग्लट हो जाएगा। इसलिए कि अभी तकरीबन 10 ट्रिलियन पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल बैंकिंग इदारों के पास गवर्नमेंट बैंक का वो है। लेकिन जब आप जो है वो इस सिस्टम को चेंज करेंगे तो बहुत से डिपॉजिटर इन्वेस्ट करेंगे जाके, तो उससे मनी सप्लाई टुवर्ड्स द बिजनेस विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। मेरा ख्याल है कि 40-50% भी अगर बढ़ गई तो ये, अगर 25% लोगों ने भी कंट्रीब्यूट कर दिया, तो बैंकिंग का जो कैपिटल है, बैंकिंग का के लिए जो लिक्विडिटी है वो 10 ट्रिलियन से 18 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और जो उन्होंने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट आर इंप्रेसिव, 10% ऑफ द जीडीपी। ये अमेरिका की एडवांस कंट्री की बात हो रही है, ये हमारी तो मेरा ख्याल है कि हमारी जीडीपी तो शायद छत पाड़ के निकल जाए। अच्छा, उसके बाद मैं मतलब आखिरी स्लाइडों पे मैं आता हूँ कि ये क्यों इस्लामिक उसके मुताबिक है, कि क्यों इस्लामिक जो हम जो मॉडल है, जो इस्लामिक आइडियल्स हैं, ये सिस्टम क्यों बना मुताबिक है। सबसे पहली बात है कि इसमें कोई नो डेट बेस्ड मनी क्रिएशन। अभी क्या हो रहा है, सारी मनी जो सारे बैंकों के साथ दो मसाइल हैं। पहली बात यह है कि वो मनी क्रिएट कर रहे हैं विद रिजर्व रेशो, विद 5% रिजर्व रेशो दे आर क्रिएटिंग मनी एंड ह्यूज मनी। और दूसरा मसला ये है कि जब वो मनी क्रिएशन करते हैं तो उनका लिंक हो जाता है स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट के साथ, और सारे उनके कॉन्टैक्ट चाहे किसी भी बैंक में चले जाएं आप, तो उनके कॉन्टैक्ट्स किसी न किसी तरह स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट के साथ लिंक्ड होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। उनको मनी क्रिएट ज़ाहिर है उसके साथ नहीं हो रही होगी, वो एक्चुअल जीडीपी की बेसिस पे होगी, और इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। तीसरी बात यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक्टिव इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी आप बैंक में आप पैसा रखवाते हैं किसी भी बैंक के अंदर, और बैठे बैठे आपको पैसे मिल रहे होते हैं, आप एक्चुअली रिस्क एंड रिवॉर्ड भी शेयर नहीं कर रहे होते, लेकिन आपको पैसे मिल रहे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर
ये नहीं होगा बैठे बैठे पैसे मिलेंगे, आपको इन्वेस्ट करना होगा। मनी अकाउंट जो है वो आपका टोटली प्रोटेक्टेड होगा विद स्टेट बैंक, बट इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क लेना होगा। डिपॉजिट बैंकिंग की सूरत अमानत की सूरत होगी, कि उसमें अनलेस एंड अनटिल कि मैं उनको आइडेंटिफाई करूं, पैसे अपने अकाउंट से निकाल के दूं, वो उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमारी डिपॉजिट अकाउंट कैसे हैं कि 1 लाख रुपए हमने बैंक में रखवाए और बैंक ने उस पर फौरन जाके 95,000 रुपये किसी और को लोन दे दिया, और उसकी उसकी उससे मनी क्रिएशन शुरू हो गई और एक्सपोनेंशियली मनी बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो रियल बिजनेस पार्टनर्स का काम कर रहे होंगे। अभी बैंकों के इंटरेस्ट एक तरफ होते हैं और बिजनेस के इंटरेस्ट एक तरफ हैं। और इसमें फुल रिजर्व बैंकिंग के अंदर दो अप्रोचेस हैं, एक जो है वो फिशर करी वाले हैं वो ये, और दूसरे शिकागो स्कूल हैं। दोनों स्कूलों का व्यू ये है कि जो मेन प्रॉब्लम ऑफ बैंकिंग क्या है वो मनी क्रिएशन है। तो जब आप मनी क्रिएशन की पावर उनसे ले लेते हैं तो 90% मसला आपने हल कर दिया। लेकिन जो रिमेनिंग 10% है वो ये कि जब बैंक आगे इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, डेट फॉर्म में करेंगे या वो इक्विटी फॉर्म में करेंगे। तो शिकागो स्कूल वालों का व्यू ये है कि जी आप उसको, क्योंकि डेट इज इनहेरेंटली रिस्की, तो आगे बैंकों को इन्वेस्टमेंट भी जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पॉलिसी मतलब जो प्रॉफिट लॉस में शेयरिंग करनी चाहिए। अभी बैंक की क्या पोजीशन है, क्योंकि वो डिपॉजिट्स की मनी होती है जिन्हें वापस करना होता है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो जाके कोई इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉफिट लॉस में शेयर करें। उनके 99% कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और वो इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करते। लेकिन जब आपने इन्वेस्टमेंट और मनी को अलग कर दिया तो एक्चुअली फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि इसका नाम शायद जो है वो इस्लामिक नहीं है कोई, हम और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर कोई एक मारूफ चीज़ है, जो हमारे यहाँ मारूफ का कंसेप्ट है दीन में, कि अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो सही है, जिसमें डेट से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, यहाँ हमने पूरा अपना निज़ाम ही डेट पे चलाया हुआ है, हम पूरा निज़ाम ही डेट पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट बिजनेसेस लोग, ये अच्छी बात है पाकिस्तान में लोग इतना डेट नहीं ले रहे। और यहाँ इस सिस्टम में डेट और आपने मनी को बिल्कुल अलग कर दिया, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट से आपने सारे कॉन्ट्रैक्ट जोड़े हुए हैं, पॉलिसी इंटरेस्ट इसमें खत्म हो गया। यहाँ आपको रियल सेविंग की जरूरत है, आपको बैठे बैठे पैसे नहीं मिलेंगे। और आगे बैंकों को इन्वेस्टमेंट रियल प्रॉफिट लॉस पे करेंगे, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट बैंकर, आपने देखा होगा पाकिस्तान में 20-25 साल पहले इन्वेस्टमेंट बैंक थे, पीके वगैरह, वो बड़ा अच्छा काम करते थे, लोग उनके पास पैसा रखवाते थे, वो रियल इन्वेस्टमेंट किया करते थे। इस सिस्टम में भी डिपॉजिट सेक्शन और इन्वेस्टमेंट सेक्शन बिल्कुल इसी तरीके से अलग हो जाएंगे। अच्छा, मैं इसमें ये बात कर रहा था कि जब मेरी बात तकरीबन फुल रिजर्व पे खत्म हो गई, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जब भी हम रिबा पे बहुत बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम भी बहुत खराब है। इस वक्त जो है ना वो यानी ये मैंने बताया कि 50% आपने इन्फ्लेशन से ले रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टैक्सेस की मुखालफत की है, आपने बहुत उसकी, यानी हम उस पर बात नहीं कर रहे होते, लेकिन ये जो टैक्सेस हैं, जो अनफेयर टैक्सेस हैं, इसके बारे में बड़ी सख्त हदीसें मौजूद हैं, लेकिन हम टैक्स सिस्टम पे बात नहीं कर रहे होते। तो पिछले उसमें मैं बस ब्रीफली बताना ही चाह रहा था कि अगर हम टैक्सेशन सिस्टम जो हमारा अनफेयर है, कॉम्प्लिकेटेड है, इन्फ्लेशनरी है, इसकी जगह हमें एक्चुअली ज़कात बेस, उशर बेस सिस्टम पे जाना चाहिए, जो इक्विटेबल है, कंसिस्टेंट है, सिंपल है। और जो, क्योंकि ज़कात जब आप लेते हैं अमीर से गरीब को, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसके थ्रू हम पूरी अपनी गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं। पैदावार पे ज़कात पे एक साहब ने, डॉक्टर सलमान ने बड़ा अच्छा काम किया है, तकरीबन उसकी 2,500 बिलियन की पोटेंशियल है, हर फैमिली को 25,000 रुपये दे सकते हैं। फिर पैदावारी ज़कात जो है वो आप लगाएं। तो पाकिस्तान का जो अभी हाल है कि हाई इन्फ्लेशन, हाई पॉवर्टी, उसके उसके बजाय जो है वो आप प्रोस्पेरिटी में जा सकते हैं। तो हमें जो है ना वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अपनी डिमांड नहीं बढ़ानी, हमें जो दुनिया भर के अंदर इंटरेस्ट रेट कम करते हैं ताकि जी इंटरेस्ट रेट के थ्रू डिमांड को स्ट्रेंथन करें, उन्हें पता है कि लोगों के पास तो पैसा है नहीं, तो वो कहते हैं लोग कर्जा लेके खर्च करें। हमें अपनी डिमांड कैसे बढ़ानी है, हमें अपने ज़कात के थ्रू हमें पैसा अमीरों से लेकर गरीबों को देना है, जिससे इक्विटेबल डिमांड होगी और जिससे जो है वो आगे बेहतर। तो इस्लाम के हवाले से मैं दो बातें कहना चाह रहा था। पहली बात यह है कि हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो ज़कात की पॉलिसी है, कहाँ से लेना है क्लियरली बताया गया है कि साहिब निसाब कौन होंगे, कहाँ खर्च करना है वो भी बड़ा क्लियरली बताया गया, 8 मदाद आपकी बताई गई हैं, और वो और उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। तो वो आपका सिस्टम होना चाहिए। और इस्लाम का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कोई रिबा इसके अंदर नहीं है। तो ये जो फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है, ये एक तरह से रिबा को, या जो इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मैं कहूँगा कि जो मनी क्रिएशन कर रहे हैं इस वक्त बैंक्स, इन द फॉर्म ऑफ जो है मल्टीप्लायर इम्पैक्ट, तो ये शायद मॉडर्न फॉर्म का रिबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे, जो कुरान में अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा, दुगना और चौगना। आज इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गए हैं, और लोग समझते हैं कि लो इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छी बात है, लेकिन लो इंटरेस्ट रेट ने सबसे ज़्यादा, क्योंकि डिपॉजिटर्स को कुछ नहीं मिल रहा, जो आम रिटायरीज हैं या आम मुलाजमीन हैं यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो पैसा जब बड़ी कंपनीज और रिच मैन लोग लेते हैं तो उससे एक्सपोनेंशियल फ़ायदे उठाते हैं। और ये एक बड़ी न्यू लिबरल पॉलिसी है, जिससे पूरा फ़ायदा गरीब से अमीर को जा रहा है। और ये जो है वो इस्लाम की जो बेसिक जो कुरान में पॉलिसी है वो ये कि दौलत सिर्फ अमीरों में ना गर्दिश करे।
तो ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को ठीक होने की ज़रूरत है। टैक्स के सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ हदीसें मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ज़माने में मिस्र से लेके पूरी हर जगहों पे 40-40% टैक्स मौजूद थे, 50-50% लिया करते थे टैक्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो ज़कात की सूरत में लो टैक्स दिया कि 2.5% टैक्स है और पैदावार पे 10% या 5% टैक्स है, उससे पूरी उन्होंने गुर्बत उस माशरे में ख़त्म हुई। और रिबा का उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन का खात्मा किया। तो ये हमें दो चीज़ें कुरान में रूल बताए गए हैं। इन पे अगर हम अमल करें तो पूरा हम यानी प्रोस्पेरिटी की तरफ, गुर्बत के खात्मे की तरफ हम बढ़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत को करार दिया है कि ये पावर्टी की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। और एक जगह आपने दोनों से, गुर्बत से और पावर्टी दोनों से, गुर्बत से और कुफर दोनों से पनाह मांगी है। यानी एक जगह ये बताया कि जो गुर्बत है वो कुफर की तरफ लेके जाती है। इतना आपने उसको वो किया। हज़रत उमर ने कहा कि गुर्बत जो है वो अगर इंसानी शक्ल में होती तो मैं उसको कत्ल कर देता। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है कि दौलत अमीरों में ना गर्दिश करे। और उसके लिए दो ही रूल हैं। टैक्सेस का जो एक्सप्लॉयटेटिव टैक्स है उसका खात्मा, उसकी जगह ज़कात का निज़ाम, और ज़कात हर चीज़ के ऊपर। और जो है पैदावारी ज़कात, ये सारी चीज़ें, और जो है रिबा का खात्मा। तो ये दो पिलर्स पे अगर हम अपनी माशरे को खड़ा करेंगे तो हम एक अच्छे माशरे, एक अच्छी इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया कानित खलीलुल्लाह साहब। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो वेटिंग रूम है उसमें मुसलसल लोग मौजूद हैं। और 100 ऑडियंस की यहाँ पे लिमिट है, 100 हमारे पास पूरे हैं कंटिन्यूसली। तो ये बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। अगर हमारे पास गुंजाइश मौजूद होती तो शायद इस वक्त इससे कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद होते। तो ये पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम की एक कामयाबी है कि भाई इतना ओवरवेलमिंग मिकदार में उनके इवेंट्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इरफान साहब मुझे ये सजेस्ट कर रहे थे कि मैं सर असद जमान साहब का सेशन पहले, उनकी प्रेजेंटेशन पहले करवा लूँ और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो फाइनल वर्ड्स वो कहें। तो उससे पहले हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते मेरे हैं, जो ख्याल जो में लोग रहती है कि पूछना इट विल चाहते बी हैं, बेटर ताकि कि मेरे कमेंट्स बाद हो में जाए, हम। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हो। क्योंकि और अच्छा, उसके पैराए से सामने आ जाएंगे। ठीक। ओके सर, फिर देन यू कैन कंटिन्यू। राइट। सर आप प्रेजेंट करें प्लीज। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ। ये पहला वाला शेयर आप क्लोज कर दें कानित साहब। जी मैं कह रहा हूँ, सॉरी। या एक्सक्यूज मी डॉक्टर असद उमर साहब, डॉक्टर तारिक हाँ। बनूरी साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि यहाँ 1 बजे है मेरी तरफ, मैं शायद लीव कर दूं। अगर उनका कोई कमेंट्स है तो वो अगर आप ले लें अच्छा, ताकि वो कमेंट्स करना चाह रहे हैं हाँ तारिक मनोरी साहब। हाँ, जी फिर जी। ठीक है, ले सर लेते हैं। प्लीज, सर प्लीज नहीं नहीं कंटिन्यू करें। असद, नहीं नहीं असद आप कंटिन्यू करें। मैं आप सिर्फ आपके वो कमेंट सुन लूँ तो फिर मैं। ओह अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा, मैं समझा कि आप खुद जजाकल्ला। कुछ कमेंट्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो मेरी ये स्लाइड्स में बहुत सारी लिंक्स हैं टू सोर्स मटेरियल्स। तो वो हासिल करने के लिए यू शुड लुक एट द लिंक विच आई प्रोवाइडेड। यहाँ पे से मैंने मिसिंग है। अच्छा, तो दीज आर कमेंट्स ऑन द प्रपोजल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट इट्स टेक्निकली साउंड, एवरीथिंग इज करेक्ट। अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो इससे वो सारे फायदे हासिल होंगे जो कि कानित खलीलुल्लाह साहब बतला रहे हैं। मगर मसला ये है कि मनी इज पावर, और चेंज इन मनी सिस्टम मींस चेंज इन पावर। जैसे व्हाट वी आर सेइंग इज के लेट अस ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द रिच पीपल टू द पुअर। बहुत जबरदस्त बात है, अगर ये हो जाए तो क्या बड़ी बात है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि इसको अचीव करने में पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स हैं। तो इसलिए दिस दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि इसको
हासिल नहीं किया जा सकता। हम लोग अपने से सर तोड़ के इसकी कोशिश कर लें, मगर ये होगा नहीं, क्योंकि पावर्स दैट बी विल अपोज इट। और मैं इसकी थोड़ा बतलाता हूँ इसकी डिटेल्स। तो इज मनी अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि किताबों में लिखा है, या इज इट अ सोर्स ऑफ पावर? सो आई एम गोइंग टू से दैट इट्स द सेकंड थिंग मोर देन द फर्स्ट। तो सम बेसिक्स ऑफ मनी। इन ट्रेडिशनल इकोनॉमीज, ये बात लोगों को नहीं पता है, बेसिक नीड्स ऑफ पीपल आर प्रोवाइडेड थ्रू सोशल रिलेशनशिप्स। हम यानी अभी भी गांव में जो है वो आदमी जाके चीज़ें खरीदता नहीं है, बल्कि उसको या तो खुद उगाता है, या जो नादार होते हैं उनको और मेंबर्स उनको देते हैं। और ये हर सोसाइटी में सिवाय कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट्स नहीं होते हैं, मगर मार्केट्स जो है वो सिर्फ नॉन एसेंशियल आइटम्स, जो कि ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बरअक्स मॉनेटरी इकोनॉमीज में मनी एसेंशियल है, उसके बगैर जो है वो कोई काम नहीं होता। कैपिटलिज्म जो है वो ओवर प्रोडक्शन पे बिल्ड हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। और इसमें ओवर प्रोडक्शन में चूंकि वो चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं और वो स्पॉइल कर जाती हैं, तो उनको सेल करके आप पैसा हासिल करते हैं जो कि बाद में इस्तेमाल किया जा सके। तो गोया मनी जो है वो कैपिटलिज्म के साथ इनहेरेंटली लिंक्ड है। मनी बेसिकली कीप्स ट्रैक्स ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम एक्सेस प्रोडक्शन, और इसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं हो सकता। वरना एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस होता है वही कंज्यूम हो जाता है, और ज़्यादा मनी की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक बहुत अहम मसला है पेरिफेरल टू द स्टॉक, मगर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। मुसलमानों को अक्सर ये असर्शन होता है कि गोल्ड जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, कि अगर हम मनी को गोल्ड बेस्ड बना दें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी में गोल्ड करेंसी कैन वर्क जस्ट फाइन, क्योंकि मनी इज पेरिफेरल। हर आदमी की ज़रूरियात जो है वो इकोनॉमी पूरा करती, यानी सोशल रिलेशनशिप्स पूरा करती हैं। किसी की जिम्मेदारी होती है, किसी की के यानी किसी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ड्यूटीज होती हैं, सोशल रिलेशनशिप्स के नेटवर्क होते हैं। और हर आदमी को सोशल रिलेशनशिप के थ्रू मिलता है, मार्केट के थ्रू नहीं मिलता है, पलता नहीं है। मगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हर इंसान मार्केट के थ्रू पलता है। उसको अपनी जिंदगी बेच के पैसे कमाना होता है, और फिर उस पैसे से अपनी ज़रूरियात हासिल करनी होती। तो मनी के बगैर कोई चारा नहीं। हर चीज़ जो है वो फॉर सेल होती है। हमारी ज़िंदगियां भी फॉर सेल होती हैं, हम ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, और सारी माशरे की हर ज़रूरत। तो मनी के बगैर गुजारा नहीं है। तो अब कैपिटलिज्म में एक और इम्पेरेटिव ये है कि इकोनॉमी को ग्रो करना ज़रूरी है, और उसके बगैर कैपिटलिस्ट इकॉनमी चलती नहीं है। और रेट ऑफ मनी ग्रोथ जो है, इट हैज़ टू बी अलाइंड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। मनी ग्रोथ को इकोनॉमिक ग्रोथ के बराबर चलना पड़ता है। अगर मनी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ हो जाए तो इन्फ्लेशन हो जाता है, और अगर वो कम हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो ये आइडिया कि हम लोग इसी सिस्टम में गोल्ड इंट्रोड्यूस कर दें, जैसा कि बहुत सारी कोशिश हो रही है, बिल्कुल गलत है। यानी कैपिटलिज्म सिस्टम के अंदर गोल्ड नहीं चल सकता है, क्योंकि गोल्ड फ्लेक्सिबली एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ, आप ये कहें कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म ही को छोड़ दें, हम सोशल रिलेशनशिप, हाँ बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, और अगर ऐसा करेंगे तो फिर गोल्ड करेंसी चल सकती है। तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो इस्लामिक इकोनॉमिस्ट में राइज है, वो ये है कि कैपिटलिज्म और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम तकरीबन सेम है, प्लस माइनस है, कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स इज कैपिटलिज्म प्लस ज़कात माइनस इंटरेस्ट। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, और इसी वजह से इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसकी वजह से इस्लामिक इकोनॉमिक्स में कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई पिछले 30 साल में, क्योंकि वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स को कैपिटलिज्म का एक शाख समझे हुए हैं लोग। तो इसमें मेरी ये किताब है जिसमें मैंने इन दोनों सिस्टम्स का बिल्कुल तजाद इस्टेब्लिश किया है। और ये टर्किश में, और अमेज़ॉन पे, और मलेशियन में, और अभी ये IRI वाले पब्लिश करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो जाएगी। तो जब इस्लामिक इकोनॉमिक की बात होती है, तो फर्स्ट जनरेशन के सामने ये बिल्कुल क्लियर था कि हमें कैपिटलिज्म को बदल के इस्लामिक इकोनॉमिक निज़ाम लाना है। और कैपिटलिज्म और इस्लामिक इकोनॉमिक निज़ाम बिल्कुल
आपस में एक दूसरे की जिद हैं। मगर सेकंड जनरेशन वालों ने देखा कि ये कैपिटलिज्म के तो हम निजात नहीं पा सकते, रेवोल्यूशन नहीं ला सकते जो कि फर्स्ट जनरेशन वाले चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम कैपिटलिज्म ही को बदल के इस्लामाइज कर लेते हैं। तो ये कोशिश जो है पिछले 30-40 साल से हो रही है, और नाकामयाब रही है। तो अब थर्ड जनरेशन थिंकिंग ये है कि ठीक है, रेवोल्यूशन नहीं मुमकिन है, तो हम लोग रेवोल्यूशन यानी कैपिटलिज्म के अंदर रहते हुए एक पैरेलल या अल्टरनेट या साइड निज़ाम कैसे बना सकते हैं। तो अब ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अब हम जाते हैं पावर और मनी के रिलेशनशिप के बारे में। तो इस वक्त मनी क्या है इसके बारे में मैसिव कंफ्यूजन है। और यानी बहुत सारी थ्योरीज हैं मनी के बारे में जो कि राइज हैं। मॉडर्न मनी है, फिएट करेंसी का वाले हैं, चार्टर, खैर। तो एक बात यह है कि कैपिटलिज्म में फिएट मनी ज़रूरी है, यानी मनी को चूंकि एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, तो इट मस्ट बी क्रिएटेड। अब दूसरी बात यह है कि ये पावर, ये अगर मनी क्रिएट होगी तो कोई इसको क्रिएट करेगा। तो कौन पावर को क्रिएट करेगा, कौन मनी क्रिएट करेगा? जो मनी क्रिएट करेगा उसके पास पावर होगा, और ये पावर सारे पावर्स से ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस पावर को छुपाया जाता है बाय फॉल्स थ्योरीज अबाउट मनी जो कि राइज हैं। टेक्स्ट बुक्स में आपको मनी के बारे में कोई भी सही मालूमात नहीं मिलेंगी। इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे मनी के बारे में तो आप गुमराह हो जाएंगे। तो इसकी जो सेंट्रल बैंकिंग कैसे शुरू हुई, इसकी बस एक मैं इशारतन बात करता हूं जिससे बात वाज़ेह हो जाएगी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड वजूद में आया क्योंकि किंग विलियम थ्री को ज़रूरत थी पैसों की, और वो खुद रेज नहीं कर सकता था फॉर वेरियस रीजंस। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 1.2 मिलियन पाउंड्स उसको लेंड किए, मगर इसके बदले में उसने कहा कि पावर ऑफ क्रिएटिंग मनी हमारे पास आ जाएगा, हम लोग गवर्नमेंट के बिहाफ पर मनी प्रिंट करेंगे। तो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम उसी वक्त वजूद में आया जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नोट्स इशू किए जिसके पीछे गवर्नमेंट अथॉरिटी थे, और उनके पास और नोट पे लिखा होता था कि ये 100% रिडीमेबल है गोल्ड में। और होता भी ऐसा था प्रैक्टिकली, मगर बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास कभी भी उतना गोल्ड नहीं होता था जितने उन्हें नोट्स छापे। तो उनके पास यानी अगर 100 पाउंड्स ऑफ गोल्ड था तो वो 500 पाउंड्स ऑफ मनी नोट्स छाप देते थे। और फिर सिस्टम ऐसा चलता था कि यानी किसी को कभी वापस ही नहीं करना पड़ा कि नोट्स लेके आ गए और उनके लिए गोल्ड नहीं है, क्योंकि 1/5 रिजर्व जो है वो काफ़ी होता है टू मीट सच डिमांड्स। तो अब ब्रिटिश एम्पायर जो है वो 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी तक दुनिया में सबसे बड़ी ताकत रहा। और बहुत से लोगों ने कहा है कि इसकी ताकत की वजह यह थी कि गोल्डन जो जो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड था, वो उसने गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी एट फिक्स्ड रेट फॉर 100 ईयर्स मेंटेन की, और ये करेंसी जो है उसने उसको ताकत दी। तो वर्ल्ड वॉर 1 में ये ताकत खत्म हो गई क्योंकि ब्रिटेन का गोल्ड जो है वह बहुत खर्च हो गया और उन्होंने गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी अबैंडन कर दी। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में बेसिकली यूएसए की वॉर हुई यूके से, फाइनेंशियल वॉर, जिसमें उन्होंने ये चाहा कि हमारा डॉलर जो है वो सेंट्रल ग्लोबल करेंसी बन जाए। तो 20th सेंचुरी में मनी में 3 ट्रांजिशंस हुए हैं। सबसे पहले तो 1944 में बैटल ऑफ ब्रेटन वुड्स के नाम की एक किताब है जिसमें केन्स ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहा था और डेक्स्टर यूएसए का ट्रेजरी सेक्रेटरी था। और केन्स चाह रहा था कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2
एक ग्लोबल सिस्टम ऑफ करेंसीज आया जिसका उसने पूरा खाका लेके आया था, मगर डेक्स्टर ने उसको वीटो कर दिया। और क्योंकि यूएसए के पास बहुत सारा पावर था, ब्रिटेन वाज अ डेटर ऑफ यूएसए टू द ट्यून ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड्स, तो उसने अपनी टर्म्स को फोर्स किया केन्स के ऊपर कि हम ये ग्लोबल सिस्टम में नहीं जाएंगे, हम डॉलर बेस्ड सिस्टम बनाएंगे। और इन दोनों का उसका यही ख्याल था कि डॉलर बेस्ड सिस्टम से यूएस को पावर हेजेमनी आ जाएगी उसको, यानी जिस तरह से ब्रिटेन रूल करता था दुनिया को, उसी तरह से यूएस रूल करेगा दुनिया को, क्योंकि यूएस डॉलर सेंट्रल करेंसी होगी दुनिया की। 1971 में निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से डीलिंक कर दिया और पेट्रोल से लिंक करके पेट्रो डॉलर सिस्टम को राइज कर दिया। और इसके उसके वही नताइज हुए जो कि मुतवक्का थे, यानी यूएस डॉलर ग्लोबली डोमिनेंट करेंसी बन गई, और यूएस जो है इट कैन शैडो मनी 2000 में वजूद में आई और जल्दी से बहुत तेजी से फैल गई है। और इस वक्त जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी से 20 टाइम्स ज्यादा है, यानी ये शैडो मनी जो है वो सारी दुनिया को 20 बार खरीद सकती है। तो मैंने एक पेपर लिखा था कि ये कंट्रोल इस वक्त जो ये जो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम है, ये एक हिस्सा है एक जंग का जो सदियों से लड़ी जा रही है बिटवीन स्टेट्स एंड प्राइवेट फाइनेंस फॉर कंट्रोल ऑफ मनी। बाज जगह स्टेट्स ने इसको कंट्रोल कर लिया है, तो इससे स्टेट को बहुत फायदा हुआ है। बाज जगह प्राइवेट सेक्टर ने कंट्रोल कर लिया है। तो असल में बात यह है कि ये दो टाइप्स ऑफ मनी जिसका टेक्स्ट बुक्स में कोई तज़किरा नहीं मिलता कि ये दो अलग किस्म की मनी है। जब हम मनी की बात करते हैं तो मनी एक ही होती है, हालांकि बैंक क्रेडिट मनी जो है वो डिफरेंट होती है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, और स्टेट मनी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो क्रिटिकल प्रॉब्लम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल होता है। और बिजनेस साइकिल क्या होती है? अगर मनी क्रिएशन फास्टर होती है इकोनॉमिक ग्रोथ से तो इन्फ्लेशन हो जाता है और एक्सपेंशन होता है इकोनॉमी में। और अगर मनी क्रिएशन स्लो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ से तो उससे रिसेशन हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो इन दोनों में चीज़ें अल्टरनेट करती रहती हैं और इसी को बिजनेस साइकिल कहते हैं। तो अब जो क्रेडिट क्रिएशन है उसकी ये खसूसियत है कि वो प्रो सिक्लिकल होता है, यानी अगर एक्सपेंशन हो रहा हो तो क्रेडिट भी बढ़ जाती है और इसी से वो बबल्स बनते हैं जो बर्स्ट हो जाते हैं। और स्टेट अगर मनी क्रिएट करता है तो पोटेंशियली उसके पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो काउंटर सिक्लिकल मॉनेटरी पॉलिसी चला सके, यानी कि अगर मनी ग्रोथ स्लो हो रही मनी ग्रोथ एक्सपैंड कर रही है तो बैंक्स तो चाहते हैं कि एक्सपेंशन का फायदा उठा के प्रॉफिट्स बनाए, मगर स्टेट जो है वो मनी को चोक कर सकता है कि अब इकोनॉमी ओवरहीट कर रही है और अब हम इसको मनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और इसी तरह से रिसेशन होता है तो फिर वो बैंक्स चाहते हैं कि क्रेडिट सप्लाई को कम कर दें, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है तो उनको प्रॉफिट्स कम मिलेंगी। तो इसके बरअक्स स्टेट की ये पॉलिसी होती है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट के ज़माने में और पैसे को इशू करे। तो प्राइवेट मनी क्रिएशन इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो रिसेशंस को डीपन कर देता है क्रेडिट कम करने से, और एक्सपेंशंस को और फास्टर कर देता है एक्सपेंशन से। तो इससे वो दोनों तरफ से उसकी पॉलिसीज रॉन्ग होती हैं, और इसी को मिन्स्की फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी थ्योरी कहा जाता है। तो अब आते हैं हम शिकागो प्लान कब बना था और क्यों बना था। बेसिकली उसकी हिस्ट्री ये है कि रिपीटेड बैंकिंग क्राइसिस हुई अमेरिका में जिसकी वजह से
इसी बिजनेस साइकिल की वजह से कभी कभी ये क्रेडिट बढ़ जाती तो कोलैप्स हो जाती थी, या रिसेशन होता था तो और डीप हो जाता था। तो 1913 में फेडरल रिजर्व को बनाया गया कि बैंक्स अगर क्राइसिस में जाएं तो वो उनको पैसे लोन कर दे, ताकि बैंक्स की कभी भी बस्ट नहीं हो सके। तो इसकी वजह से बैंक्स को एक तसल्ली हो गई, एतमाद हो गया कि हम जितनी मर्जी आए लेंडिंग करें। और एक लेंडिंग स्प्री हुई 1920s में, जिसमें उन्होंने लोन्स हर किस्म के दिए और मनी को फ्लड कर दिया, जिसकी वजह से मनी चूंकि बहुत चीप थी तो लैंड में स्पेकुलेशन हुआ, रियल एस्टेट की प्राइसेस बहुत चढ़ गई, और स्टॉक्स की प्राइसेस बहुत चढ़ गई। तो अल्टीमेटली ये अनसस्टेनेबल रहा, और उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन हो गया। तो 1929 में, तो उसके बाद फिर 1930s में बहुत सारे एक्ट्स पास हुए टू प्रिवेंट बैंक्स फ्रॉम डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। इनमें से ग्लास स्टीगल एक्ट जो है वो बहुत मशहूर है, जिसकी वजह से बैंक को बेसिकली स्पेकुलेशन से रोक दिया गया। तो उस वक्त 1930s में बहुत स्ट्रांग सेंटिमेंट था कि बैंक्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए, ताकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में एक्ट करें, प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं, यानी प्राइवेट सेक्टर से उनको निकाल दिया जाए। दिस इज अ वेरी सेंसिबल प्रपोजल। मगर ये प्रपोजल को फाइनेंशियल सेक्टर ने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। तो शिकागो प्लान जो है वो कॉम्प्रोमाइज के तौर पे उभरा, कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हम प्राइवेट यानी क्रेडिट, ये तो बात सबके सामने थी कि प्राइवेट क्रेडिट क्रिएशन से बहुत नुकसान हुआ है। तो उन्होंने कहा क्रेडिट क्रिएशन का पावर गवर्नमेंट को दे दिया जाए, मगर इसको डेलीगेट किया जाए बैंक्स को। तो बेसिकली शिकागो प्लान जो है, इट इज अ फॉर्मूला फॉर पावर शेयरिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फाइनेंशियल सेक्टर, कि गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा और फाइनेंशियल सेक्टर के पास कितना पावर होगा इन टर्म्स ऑफ मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन तो करना ही करना है। अब गवर्नमेंट इसको कैसे करेगी, यानी अब हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे बैठ के डिसाइड करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में फाइनेंशियल सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, कि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो इसकी डिटेल्स बहुत क्रिटिकल हैं। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन किए जा सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरीके से शेयर होगा। अब बेसिकली जो बात है कि गवर्नमेंट के पास इन्फिनिट पावर है ओवर बैंक्स, यानी गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक के बगैर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स फंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है बैंक्स को, वो चाहे तो सारा वापस ले ले, उसके पास एक सुपर टैक्स इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वो ये कर सकती है, या वो बैंक्स को कहे कि अगर, बहुत सिंपल सी बात है करने की, कि अगर हम आपको डिपॉजिट्स, हम आपके पास अरबों रुपया रखते हैं, तो ये इसी कंडीशन पे हम रखेंगे अगर आप हमें जीरो इंटरेस्ट पे लोन्स दें। या हम ये कंडीशन रख दें बैंक गवर्नमेंट को कि आप प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट लेंडिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक हम आपके बैंक में पैसे नहीं रखेंगे, या हम आपको डिस्क्वालीफाई कर दें। तो गवर्नमेंट हैज इन्फिनिट पावर। तो जो भी सिस्टम हम चाह रहे हैं, जो भी रूल्स हम चाह रहे हैं, वो करंट सिस्टम में भी बनाया जा सकता है। और स्पेशली खासतौर पे अगर हम बैंक्स को नेशनलाइज कर दें, तो वो सारे फायदे जो आनंद खलीलुल्लाह साहब ने बनाए वो सब हासिल हो सकते हैं। यानी बैंक का डेट जो है वो फॉरेन डिसअपियर हो जाएगा। तो मसला ये नहीं है कि टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं, मसला ये है कि पावर इश्यूज क्या है। इस वक्त गवर्नमेंट को मुख्तलिफ तरीक़ों से बांध के रखा गया है कि वो बैंक के ऊपर अपना पावर एक्सरसाइज नहीं कर सके, और इसमें बहुत सारे पहरेदार हैं, बहुत सारे सिपाही हैं जो इसको देख रहे हैं। तो मनी जो है वो सिर्फ पावर के इंटरेस्ट को सर्व करती है और पब्लिक को सर्व नहीं करती है। वरना फ्रीडमैन ने कहा था कि ऑप्टिम चूंकि मनी फ्री में क्रिएट होती है, इसलिए जितनी ज्यादा बन सके उसको बनाना चाहिए। और बैंक्स जो है वो, उनका काम ये है कि अगर मनी सप्लाई कम हो तो वो उसको लोन्स के जरिए से बढ़ाएं। तो उनका फायदा ये है कि मनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करें। तो ये बैंक्स का प्रॉफिट्स जो है वो रिस्ट्रिक्शन में होती हैं, और पब्लिक का वेलफेयर मैक्सिमम पॉसिबल मनी में होता है। तो गोल ऑफ शिकागो प्लान और उसकी अपडेटेड वर्जन है आइसलैंड प्लान, जो बना था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आइसलैंड में।
वो पावर क्रिएशन का, मनी क्रिएशन का पावर बैंक से हटा के स्टेट्स को दे देता है। और इसके पीछे ये आइडिया है कि डेमोक्रेटिक ममालिक में states act on the behalf of the public. States will create money for public welfare. मगर ये एक खाम ख्याल है डेमोक्रेसी में भी, और पाकिस्तान में तो खास तौर पे। मगर डेमोक्रेसीज में इट इज़ ट्रू कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है पब्लिक का। तो मैं ये कह रहा था कि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में हमें, यानी already we have enough rules to do all of the things that the proposal for full reserve system would accomplish. ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर ये पावर इंटरेस्ट को सूट करती। जिस तरह से, यानी आईपीपीएस का मामला सबके सामने है कि ये बहुत सारे पैसे हुकूमत मुफ्त में बांट रही है अपने दोस्तों में फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग, और ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर वो जो पार्टीज जो दूसरे एंड पे बैठे हैं जिनसे गवर्नमेंट पैसा दे रही है, वो पावरफुल हैं पॉलिटिकली या मिलिटरली, तो इसलिए उनको ये पैसा दिया जा रहा है। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं और रिन्यू हो जाते हैं, और बाकी शोर मचता रहता है कि हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो यानी दिस इज, यानी और अकल की बात अगर हम उनको समझाएं तो ये तो बहुत आसान है, इसके लिए इतनी टेक्निकल डिफिकल्टी की ज़रूरत नहीं है। अगर अकल की बात करनी हो कि पब्लिक का फेवर करना हो, और जो यहाँ पे करप्ट सेक्टर है जो कि पैसे खाने में मशगूल है उसको अगर सप्रेस करना हो, और उसकी ख्वाहिश हो और पावर हो, तो ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। और इसके लिए जो है वो हमें कोई टेक्निकल चेंज की ज़रूरत नहीं है। मगर मसला ये है कि neither party, neither government nor financial sector is concerned with the welfare of the people. तो एक जापानीज एग्जाम्पल है हमारे सामने में जिसमें रियलिस्टिकली गवर्नमेंट ने चाहा कि तरक्की की जाए। तो उसमें एग्जैक्टली यही फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग था, और उन्होंने सिर्फ ये किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने गाइडलाइंस दे दी बैंक्स को कि आपको इस सेक्टर में इतनी लेंडिंग करनी है। और जो बैंक उसको फॉलो नहीं करता था उसको जो है वो क्रेडिट नहीं मिलती थी सेंट्रल बैंक से, और क्रेडिट के बगैर वो ऑपरेट नहीं कर सकता था। तो बेसिकली दे कुड एनफोर्स देयर रूल्स। तो उन्होंने प्लान किया केयरफुली कि किस सेक्टर को हमें डेवलप करना है, और यानी बेसिकली पब्लिक वेलफेयर को सोच के उन्होंने हाईएस्ट रेट इन हिस्ट्री एट दैट टाइम, हाईएस्ट ग्रोथ रेट्स हासिल कर ली। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और इसके जरिए से यानी एक प्रैक्टिकल पॉलिसी एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर हम अक्लमंदी से काम करें तो मौजूदा स्ट्रक्चर के अंदर हम वो सारे फायदे हासिल कर सकते हैं। मगर हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम यह है कि हम वो पावर में उन लोगों को कैसे लाएं जो अवाम की तरक्की चाहते हैं, फलाह चाहते हैं। तो इस्लामी जमात और बहुत सारे थिंकर्स का ये ख्याल है कि ये नामुमकिन है। तो चुनांचे हमें रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, और जब तक रेवोल्यूशन नहीं होता है तब तक हम हाथ पांव बंद करके बैठे रहें, क्योंकि कोई कोई काम की चीज़ की नहीं जा सकती है। तो बेसिकली थर्ड जनरेशन थिंकिंग ये है कि हम लोग पावर की एक ही सोर्स नहीं है गवर्नमेंट, बहुत सारे और सोर्सेज हैं। इन पर्टिकुलर कम्युनिटी पावर्स में हम बिल्ड कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर्स अभी कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें ऑपरेट करना चाहिए वर्किंग विद इन कम्युनिटीज। तो मैंने एक पेपर 10 साल पहले लिखा था, आइसलैंड इस्लामिक वर्जन ऑफ आइसलैंड प्लान फॉर मॉनेटरी रिफॉर्म, जिसमें मैंने लिखा था कि इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा है कि हम लोग फोकस है कि रिबा किस तरह से ख़त्म की जाए। वेस्टर्न स्कॉलर्स ने क्रेडिट क्रिएशन पे तवज्जो दी है कि ये क्रेडिट क्रिएशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। तो ये शिकागो प्लान की बेसिस है। तो मेरे पेपर में मैंने कहा था कि ये दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं। मगर बाद में मैंने इसको, इस लाइन ऑफ थिंकिंग को तर्क कर दिया कि हम, यानी बेसिकली इशू ये है कि गवर्नमेंट के पास पावर हो मनी क्रिएशन का या प्राइवेट सेक्टर के पास। पाकिस्तान के बारे में सोचें तो हमें नाइदर पार्टी विल सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इसलिए इसमें कोई फायदा नहीं कि हम इस झगड़े में पड़ें
कि कितना पावर गवर्नमेंट के पास हो और कितना पावर बैंक के पास हो, दोनों ही अवाम के दुश्मन है। तो बेसिकली इसका यानी फाइनल किस्सा ये है कि मनी क्रिएशन जो है वो पावर की बात है। अगर हम मनी सिस्टम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्निकल रिफॉर्म नहीं काफ़ी है, हमें जो स्ट्रक्चर ऑफ पावर्स इन इफेक्ट हैं उनसे झगड़ना पड़ेगा। तो इस और अगर हम ये झगड़ना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए फिर एक और तरीका है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेसेस पे जाएं, जिस तरह से यानी बिटकॉइन जो है वजूद में आ गया विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, उसी तरह से देयर आर थिंग्स दैट आर पॉसिबल टू डू बाय बिल्डिंग ऑन कम्युनिटी पावर विदाउट टैकलिंग एंड अपोजिंग एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल पावर्स। तो इसमें मैंने एक प्रपोजल बनाया है जिसमें हम लोग अगर इस्लामिक बैंक्स को ऑन बोर्ड ले लें, कि हम कहें कि उनका मोटिव, यानी इस वक्त इस्लामिक बैंक्स आर लाइक कमर्शियल बैंक्स, उनका भी मोटिव ये है कि प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए। हम उनसे कहेंगे नहीं, आपका गोल होना चाहिए टू सर्व द पब्लिक। और उलमा से हम कहें कि भाई ये एक शर्त होनी चाहिए इस्लामिक बैंक के लिए कि वो उनका मकसद हो अवाम की खिदमत करना, ये नहीं कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स बनाना। तो इसमें यानी इमीडिएटली ये करना बहुत मुश्किल होगा, मगर मेरे लिए एक ख्याल में एक ट्रांजिशनल स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हम इस्लामिक बैंक्स पे इसरार करें कि उनकी डुअल बॉटम लाइन हो। एक बॉटम लाइन उनकी प्रॉफिट्स मेजर करे और एक बॉटम लाइन उनकी पब्लिक सर्विस को मेजर करे, और ये दोनों विजिबल हों और पब्लिकली अवेलेबल हों। तो दिस विल क्रिएट पब्लिक प्रेशर। तो इसमें मैंने एक प्रपोजल लिखा है कि थ्री वे पार्टनरशिप हो सकती है। अगर फैसिलिटेशन फ्रेमवर्क जो करेंटली मौजूद है स्टेट बैंक में इस्लामिक बैंकिंग के लिए और गवर्नमेंट के लिए, वो इस्तेमाल किया जाए और इस्लामिक बैंक्स को कहा जाए कि आप कम्युनिटी लेंडिंग करें, और कम्युनिटीज़ को कहा जाए कि आप पब्लिक वेलफेयर के प्रपोजल्स लेके आएं, तो फिर ये इस किस्म का सिस्टम जो है वो मनी क्रिएशन फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी बेनिफिट कर सकता है। और ये बाईपास कर देगा, यानी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स वजूद में रहें और वो करते रहें। हमारे पास एक साइड में एक सिस्टम वजूद में आ सकता है जो कि जो कि मनी क्रिएशन फॉर द सेक ऑफ पब्लिक भी करे, इन एडिशन टू ऑल द अदर वेज इट इज बी डूइंग। तो बेसिकली ये फाइनल मैसेज है कि मनी क्रिएशन की सिस्टम को बदलने का मतलब यह है कि हम अपने हुक्मरान को बदल लें। तो हुक्मरान को बदलना जो है वो कोई आसान बात नहीं है, जैसा कि हमारे सबके सामने है। तो पावर जो है वो हम सजेशन दे के कह सकते हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब आप चले जाएं और इमरान खान को आने दें, तो इस तरह से तो काम हो नहीं सकता है। बल्कि पावर को तो इस रेल में एंटर करना मुमकिन नहीं है, मगर हमारे घर हमारे हैं, हमारे पड़ोस हमारी फैमिलीज, हमारे सोशल नेटवर्क्स हमारे हैं, इनमें काम करके हम चेंज क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मनी क्रिएशन की मुख्तलिफ किस्म की पॉसिबिलिटीज हैं, एंड दिस कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिना बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु। इसमें वो स्लाइड्स को डाउनलोड करने का लिंक है, और यहाँ पे मेरी बात ख़त्म होती है। सर मैंने जो क्वेश्चंस लिख के रखे थे मेरे ख्याल में मुझे तो उनमें से मैक्सिमम का आंसर मिल गया है। लेकिन यहाँ पे जो ऑडियंस है वो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कानत साहब से भी और आपसे भी। तो ऑडियंस में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। मोहतरम तारक बनोरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर ये प्लीज आप कमेंट करना चाहें या क्वेश्चन करना चाहें जो भी है। तारक बनोरी साहब। अ, अच्छा मेरे ख्याल में सर शायद छोड़ गए हैं। ये हो सकता जीशान है। साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, जीशान साहब आप प्लीज।
जीशान साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। हेलो। अच्छा, जी जी सर, मेरा कायनात साहब से सवाल है कि देखिए, हमने इतने अच्छे अच्छे प्रपोजल हम बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी मैंने भी कोशिश की है चीज़ों में ना, लेकिन हम जब देखते हैं तो जाहिर है ऊपर लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो हम इस जो आपने बात की, असद साहब ने भी, हम ये सोशल अवेयरनेस क्यों पैदा नहीं करते लोगों के अंदर कि भाई ठीक है, ये काम गवर्नमेंट या फला तो नहीं होगा। ये चीज़ हम खुद क्यों नहीं कर लें? जैसे हमारा हेल्थ का अगर प्रॉब्लम है, हम अच्छे अस्पताल खुद बना लें। हमें मेडि एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हम अच्छे इदारे इंस्टीट्यूट हम खुद बना लें। मतलब किसी बिजनेस को पैसा नहीं मिल रहा, हम अपनी कम्युनिटी बना के हम उसको प्रोवाइड कर दें जो मेरिट पे बिजनेस है। तो हम कम्युनिटी को क्यों अवेयरनेस पैदा नहीं कर रहे? हम ऐसे पेपर्स लिखें, हम लोगों में अवेयरनेस करें कि आप ये काम करें। हम बजाय क्या कर रहे हैं, हम अपनी ज़कात या जो भी चीज़ें हैं वो हम मदरसों को दे रहे हैं या वेलफेयर को दे रहे हैं, जहाँ पे प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा। हमें इसको प्रोडक्टिव चीज़ के लिए लोगों को खुद एक दूसरे की हेल्प करनी है। आप इस पे थोड़ा मुझे जी गाइड जी करें ना। जी जी, मैं आपसे कहना ही चाह रहा था। देखें, जो 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 भी चीज़ें होती हैं उसकी दो सतहें करने की होती है ना। एक एक आप समाजी तौर पे कर रहे होते हैं, जो आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करें, और उसकी अपनी हैसियत होती है, और वो बहुत अच्छी बात है कि उसमें किया जाए। जैसे पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं जो समाजी खदमात कर रहे हैं, और उसमें लोग आगे भी हैं। लेकिन ये समझना कि जी गवर्नमेंट की जो है को वो रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी क्योंकि देखें ना, गवर्नमेंट के पास या जो स्टेट के पास बहुत पावर है। अगर स्टेट जो है वो एक ऐसा टैक्स लगा रही है कि गरीबों को हर चीज़ परचेज करने पर 18% देना पड़ रहा है, जिनके पास कोई इनकम नहीं है, तो उसको रिमूव करने का तरीका स्टेट के पास ही है। वो प्राइवेट लोगों के पास नहीं है। इस वक्त 8 से 10 करोड़ लोग पाकिस्तान के ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया कि दे आर लिविंग अ मिजरेबल एंड इन लाइफ। तो उनको ठीक करना, और उसके लिए स्टेट की पॉलिसीज है, टैक्सेशन सिस्टम, मनी सिस्टम इन्फ्लेशन डाल रहा है, और टैक्सेशन सिस्टम जो है वो उनसे कलेक्ट करके अमीरों को के पास पैसे ट्रांसफर कर रहा है। तो ये जो बात है ना कि जो ज़कात का निज़ाम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वो इंतकाल हुआ, तो उसके बाद लोगों ने कहा कि ज़कात देने से इनकार किया। उनमें से अक्सरियत ने कहा अपने कबीले में खर्च करेंगे। अक्सरियत का ये था वो लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनको कहा कि कोई चीज़ भी आप देते थे, बकरी का बच्चा, या तो आपको देना है, वरना आपके खिलाफ जिहाद होगा। इसलिए कि देखें, ये गरीब का हक है। मैं और आप जो है ना, दो चार लोगों का ख्याल रख सकते हैं, एक इंस्टीट्यूट बना के आप 1,000 लोगों का ख्याल रख सकते हैं। मगर जब तक आप पॉलिसीज ठीक नहीं करेंगे ना, पॉलिसीज जो है वो अमीर से अमीरों के पास दौलत जमा होती रहेगी, आप 10 करोड़ लोगों का ख्याल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में जो आप ये बात बता रहे हैं कि समाजी खदमत वाली, वो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इदारे मौजूद हैं। लेकिन जो दो मसाइल हैं, टैक्सेशन का निज़ाम और मनी का सिस्टम, ये दो सिस्टम जो है वो करप्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो इनको ठीक होना जरूरी है, और उसके लिए इस्लाम ने एक निज़ाम ज़कात और उशर का बताया है, पैदावारी ज़कात और वेल्थ पे ज़कात, और दूसरा रिबा का खात्मा। रिबा का सही मानों में खात्मा, जो हम फुल रिजर्व के अंदर बता रहे हैं कि फुल रिजर्व के अंदर आप पूरा जो है वो जो इतना ये मतलब एयर टाइट सिस्टम है कि इसमें एक मनी की का जो फैलाव है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है विद जीडीपी ग्रोथ लेवल। तो आप इन्फ्लेशन नहीं होगा, और आप जो मनी क्रिएट करेंगे वो आप गरीबों में खर्च करेंगे, तो ये आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होगी। ये जाहिर है किसी प्राइवेट इदारे के पास 2,000 बिलियन नहीं है। अच्छे से बड़ा इदारा भी आप ले लें तो उनका बजट 10 बिलियन भी नहीं होता। यहाँ हमें 2,000 बिलियन की यहाँ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, और 6,000 बिलियन का गवर्नमेंट को इंटरेस्ट का खात्मा कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली आप पूरी, हम बात बता रहे हैं कि पूरी अपनी गुर्बत खत्म कर सकते हैं। तो स्टेट अलग चीज है, और प्राइवेट इदारे अलग चीज हैं। जी ठीक है, आगे चलें। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है क्वेश्चन पूछने वालों से भी और रिप्लाई करने वालों से भी, प्लीज बहुत प्रिसाइज रखें, वन लाइनर। इसलिए कि काफी सारे लोग जो है वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे, तो ताकि सबको अपने जो क्वेस्ट है उसको पूरा करने का मौका मिल सके। तो प्लीज क्वेश्चन भी बहुत मुख्तसर रखिए और रिप्लाई भी। जवेरिया शौकत प्लीज। जवेरिया शौकत, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अगर जवेरिया नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, तो राशिद साहब आप पूछ सकते हैं, राशिद नासिर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल साहब। जी जी। Sir, I appreciated your effort, कानत खलील लुल्ला साहब। सर, 2021 में डॉक्टर अतीक रहमान ने एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे एक आर्टिकल लिखा था, उसमें सर ने बड़े क्लियरली
समझाया था कि ये जो इंटरेस्ट रेट जब राइज करते हैं उससे इन्फ्लेशन डिक्रीज होता है, ऐसा नहीं होता विद एम्पिरिकल फाइंडिंग। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो है ना हमने इंटरेस्ट रेट इसलिए इंक्रीज करना है, आईएमएफ की एक कंडीशनलिटी भी है कि टाइटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कि जो फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको आपने इंट्रैक्ट करना है कि दे आर गेटिंग मोर रेवेन्यू फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। तो ये कैसे है सिनेरियो में? दूसरा सर, कानत खलीलुल्लाह साहब, आपके ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ये लगता है कि ये पूरा एक्सचेंज ऑफ वेल्थ पे नहीं है, क्योंकि बैंकिंग दे आर ओनली बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, इसमें प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ नहीं है ना। जैसे जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो रहा, हमारी ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो रही। आपका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू फॉर रिजर्व बैंकिंग, ये प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ पे कैसे हो रहा है? मेरा लास्ट Actually, क्वेश्चन जो है, नहीं, बस अब keep your एक एक question very एक प्रश्न short. मुझे याद नहीं रहेगा, मेरे पास में कॉपी नहीं है। Keep तो your जो दो question very क्वेश्चन है short, इनका मैं please. जवाब देता हूँ, उसके बाद अगर आपको तीसरा क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिएगा। ठीक है। पहला आपने मुझसे पूछा कि जी इंटरेस्ट रेट जो है हम इसलिए बढ़ाते हैं कि जी उससे जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। तो देखें, बात यह है कि वैसे तो हमें हमें जो तजुर्बा पिछले अरसे में हुआ है वो ये हुआ है कि जो हॉट मनी आती है वो एक झटके में निकल जाती है, वो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। दूसरी बात ये हो रही है कि जब आप मनी सप्लाई बढ़ा रहे होते हैं थ्रू लो इंटरेस्ट रेट्स, और उसके नतीजे में पिछले, मैंने आपको बताया कि पिछले 50 सालों में हमने 1,000 गुना मनी बढ़ाई है, रियल जीडीपी से 9 गुना बढ़ी है। तो जब ये इन्फ्लेशन होता है ये बहुत बुरी तरीके से गरीबों को मारता है जाके। तो इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई, और अभी आप देखिएगा अभी ये 12 से 10 करेंगे, 10 से 8 करेंगे, और फिर वो साइकिल शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशन होगा और फिर दोबारा, तो ये मुस्तकिल बूम बस साइकिल्स, मनी का फैलाव कमी, ये फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम का एक तरीका है। वो क्यों है? क्योंकि प्राइवेट बैंकों को मनी क्रिएट करने की पावर है, और वो क्रिएट करते हैं क्योंकि उन्हें बोनसेस चाहिए, उन्हें प्रॉफिट चाहिए, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इशू करें। लेकिन उससे जाहिर है एक नुकसान ये होता है कि जब वो मनी क्रिएट कर रहे होते हैं लोन्स के साथ साथ, उससे इन्फ्लेशन हो रहा होता है। तो वो, तो ये मुस्तकिल हाल है। तो मैं आपको ये बताना ही चाह रहा था कि फुल रिजर्व बैंकिंग के अंदर जो आपका दूसरा सवाल था कि ये रियल प्रोडक्शन में नहीं है, बिल्कुल रियल प्रोडक्शन में के लिए वो है, क्योंकि हमने इसमें 3 टारगेट रखे हैं: जीरो डेट, जीरो फिजिकल डेफिसिट, जीरो इन्फ्लेशन एंड जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है इस वक्त, प्राइवेट बैंक कहाँ लोन दे रहे हैं? वो सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि वो बैंकों से गवर्नमेंट लोन लेती है, 65% गवर्नमेंट की बैलेंस शीट जो है वो गवर्नमेंट के लोन के ऊपर है। वो एक हाथ से लोन देते हैं, दूसरा हाथ से इंटरेस्ट वापस कर लेते हैं। पिछले, मैंने आपको बताया, 2-3 सालों के अंदर सिर्फ 2% जो है ना वो प्राइवेट इदारों बिजनेसेस की तरफ लोन गया है। और दुनिया भर में जो है अलग बुरा हाल है, वहाँ प्राइवेट इदारों के पास जाने के बजाय वो 86% ऑफ द मनी इज गोइंग इनटू रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट की प्राइसेस 20-20 गुना बढ़ गई हैं इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और कोई गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ हम ये बता रहे हैं कि फुल रिजर्व बैंकिंग से आपका जो मेजर मसला है, इंटरेस्ट रेट खत्म हो जाता है, आपके पास ट्रमेंडस जो है वो फिजिकल स्पेस है। एंड अनदर 2,000 बिलियन रुपीज विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ न्यू मनी। दिस 8,000 रुपीज, जो 8,000 बिलियन रुपीज जो है वो कहाँ इन्वेस्ट होनी चाहिए? इट्स रियल मनी टू बी इन्वेस्टेड इन रियल का। रियल जो है वो अगर आप गरीबों को देंगे तो उससे फौरन आपकी डिमांड इंक्रीज करेगी, डिमांड स्ट्रेंथन होगी। हमें कोई मॉनेटरी पॉलिसी लो इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे खराबी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। अमेरिका में क्या होता है, जैसे डिमांड कमी, क्योंकि इनक्वालिटी बहुत है, वो इंटरेस्ट रेट कम करके डिमांड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम गरीबों को दे दें, अगले इस महीने आपकी की जो है कंपनीज की सेल्स, फर्म्स की सेल्स बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और अगर आपने उसको सप्लाई साइड पे लगा दिया उस पैसे को, तो आपका सप्लाई साइड भी इंप्रूव होगी। तो इस एक प्रोजेक्ट से रियल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। असल में जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, ये फाइनेंशियलाइज कर रहा है इकोनॉमी को। इसमें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो फाइनेंशियलाइजेशन, मनी क्रिएशन। जब आपको ईजी मनी मिल जाती है अमीर लोगों को, बड़ी कंपनियों को, तो वो शेयर बायबैक कर रहे होते हैं, मर्जर्स कर रहे होते हैं। ये हमने देखा है कि फाइनेंशियलाइज हो गई है इकोनॉमी। और रियल सेक्टर जो है ना, जैसे जीडीपी, जो जो है क्या कहते हैं, दो जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये अमेरिका में 100 साल पहले 80% थे जीडीपी का, अब ये 15% भी नहीं रह गए मिला के। तो ये जो जो मनी की पावर है खान ना वो साहब, आपको स्टेट के पास बहुत करनी सारे है, लोग और आपसे पूछना स्टेट चाह रहे क्रिएट हैं, करेगी। प्लीज अगर आप स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत सारे लोगों को जी जी एंटरटेन जी, कर राइट राइट, सकेंगे। जी जी, थैंक यू। मेरे पास जी, वैसा टाइम है, आप लोगों नोमान के पास साहब, टाइम। नोमान एजाज साहब, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। असद सर, आपसे, असद साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। पहले दो क्वेश्चन हैं, एक असद साहब सर, एक कानित साहब से। असद साहब सर, ये पूछना था कि आपने जैसे कहा कि ऑल्टरनेटिव हम दें सिस्टम और फिर उसको साथ साथ चलाएं, और मेरे ख्याल में उस सजेशन से मैंने जो मतलब ये हुई है कि अगर उस सिस्टम उसमें ऑल्टरनेटिव में कोई जान होगी तो ऑटोमेटिकली वो पॉपुलर हो जाएगा। प्रॉब्लम मुझे जो नज़र आता है वो ये कि जब भी कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम
जो है वो वायबल नजर आना शुरू होता है और चैलेंज करता है एग्जिस्टिंग सिस्टम को, तो गवर्नमेंट के पास, जैसे आपने कहा, अनलिमिटेड पावर्स होती है, वो उसमें इंटरवीन कर लेते हैं। जैसे सोलर का रिसेंट एग्जांपल है, लोगों ने सोलर की तरफ स्विच किया क्योंकि उसमें डेफिनेट बेनिफिट्स थे, और अब हम सुनने में आता है कि जी उस पर गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन डिसइंसेंटिवाइज कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो सजेशन है उसमें भी प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट जो है, अगर उसको लगेगा कि, या पावर्स टू बी को लगेगा कि उनको चैलेंज किया जा रहा है उस सिस्टम के थ्रू, तो दे विल इंटरवीन इन दैट। तो कानित साहब से मेरा क्वेश्चन ये है सर कि डिपॉजिट क्यों रखेंगे बैंक्स? आई मीन व्हाट इज द बेनिफिट? जब वो उसको लैंड नहीं कर सकते, उस पर इंटरेस्ट नहीं कमा सकते, तो उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो वो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्यों बेयर करेंगे? तो ये मेरे दो क्वेश्चन हैं। थैंक यू। अच्छा, मैं ब्रीफली आंसर कर दूं अपना कि बेसिकली दिस इज यानी जब पावर की बात आती है तो दिस इज अ वॉर। वॉर मीन्स के यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज। तो बाज़ इनिशिएटिव्स हैं जिस पे गवर्नमेंट क्लैम्प डाउन कर जाएगी, बाज़ हैं जिस पे नहीं करेगी, और बाज़ में हमारे पास पावर है सस्टेन करने के लिए, बाज़ में नहीं है। जैसे ये अखुवत है, अखुवत फाउंडेशन है, बिलियंस ऑफ रुपीज ऑफ माइक्रो फाइनेंस टू मिलियंस ऑफ पीपल प्रोवाइड कर चुका है पिछले 20 साल में एट जीरो इंटरेस्ट। तो ये एक इनिशिएटिव है जो यार मालूमातों को कर मदीनी स्टेट दाखिली करे ना उसकी। ओके, सो दैट्स ऑल, यानी कि स्ट्रेटजाइज करने की जरूरत है। दैट्स माय आंसर। जी जी। अच्छा, मेरा मेरा जो इनका सवाल है कि बैंक में डिपॉजिट क्यों रखवाएंगे। देखिए, यहाँ बात ये मैंने शुरू में आपको बात की कि बैंकिंग दो काम कर रही है, एक डिपॉजिट सेफ कीपिंग और एक आगे इन्वेस्टमेंट। दीज टू जो टास्क हैं आर इनहेरेंटली कन्फ्लिक्टिंग, क्योंकि आप रिस्क फ्री इनकम ले रहे हैं कि लोगों से कह के, और इमीडिएट कभी भी आप निकलवा लें शॉर्ट टर्म पे ले रहे हैं, और आप क्रेडिट एंड मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करके लॉन्ग टर्म पे दे रहे हैं। तो इसमें इनहेरेंट कन्फ्लिक्शन है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन, जिसके वजह से सारे मसाइल हो रहे हैं। तो हम इसमें ये बताने की कोशिश करें, जो बताया कि आपने दो सेक्शंस कर दिए। जो डिपॉजिट सेक्शन है, अब उसमें ये बात आपकी सही है कि इन्वेस्टमेंट सेक्शन तो क्योंकि वो लोगों से पैसे लेगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उससे वो कमाए, उसकी तो रियल काम कर रहा होगा, उससे तो वो जो इंटरमीडिएशन का जो रियल काम है उससे कमाएगा। डिपॉजिट सेक्शन की कमर्शियल वाइबिलिटी क्या होगी? देखिए, डिपॉजिट सेक्शन की कमर्शियल वाइबिलिटी हमारे पास एक दो प्रपोजल हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में सब 32 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स हैं, तो अगर उनका 1% उस पर लगाया जाए तो तकरीबन 320 मिलियन बनता है, बिलियन बनता है, जो पाकिस्तान के आज का जो बैंकिंग सेक्टर है उसका हाफ प्रॉफिट होगा वो। तो आइदर वो स्टेट बैंक उनको पे कर दे, ठीक है, और या वो 1% डिपॉजिटर्स को चार्ज कर दें, क्योंकि अभी डिपॉजिटर्स की कॉस्ट तो आती है, लेकिन क्योंकि आगे वो लैंडिंग कर रहे होते हैं उनको चार्ज नहीं करते। तो अगर 1% आप डिपॉजिटर को चार्ज कर दें तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 लाख रुपए के ऊपर आपको साल में 1,000 रुपए की फीस देनी है, क्योंकि आप एक स्कीम चला रहे हैं। अच्छा, उसका उनको फायदा क्या आएगा डिपॉजिटर्स को? डिपॉजिटर्स को देखें, दो फायदे हैं, दो तीन फायदे हैं इस सिस्टम में, जो बहुत यानी ओवरवेलमिंगली जो है वो आप इस कॉस्ट को वो कर देते हैं। पहली बात है, उनकी मनी 100% प्रोटेक्टेड है। अभी ये है कि पाकिस्तान का जो में इंश्योरेंस है वो शायद मिलियन रुपए तक का है, बड़ी अमाउंट है, तो बैंक अगर डिफॉल्ट करते हैं, आजकल नहीं किया पाकिस्तान में, शुक्र है, लेकिन डिफॉल्ट करते हैं तो वो बड़ा उनका बड़ा नुकसान है। दूसरी जो ज़्यादा बड़ा नुकसान है जो सब फेस कर रहे हैं, वो ये फेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ रही है 20% से या 15% से, और जीडीपी 2.5-3% से बढ़ रही है, तो आप कि इन्फ्लेशन आना ही आना है 15-20%, मतलब एक साल नहीं आएगा तो अगले साल आएगा, चलता रहेगा ये। उससे मनी की वैल्यू गिर रही है। अच्छा, बैंक्स कितना दे रहे हैं? इस्लामिक बैंक शायद 10% दे रहे होंगे, कमर्शियल बैंक 14 दे रहे हैं, लेकिन दोनों नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे बैठे हुए हैं। तो लोग ये समझ रहे हैं कि उनको फ़ायदा हो रहा है, एक्चुअली उनकी मनी की वैल्यू गिरी जा रही है। यहाँ पे जब आप मनी की जो की प्रोडक्शन है वो सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से बढ़ाएंगे, तो आपने इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट डिमांड साइड का एलिमिनेट कर दिया। तो आपने 1% उन्हें चार्ज किया, लेकिन आपने उनकी मनी प्रोटेक्ट कर दी, उनकी वैल्यू प्रोटेक्ट कर दी। तो ये उनको दो बेनिफिट है। और बैंकिंग का जो मैंने बताया कमर्शियल वायबिलिटी के लिए, अगर आपने 1% चार्ज कर दिया, इट विल बी सफिशिएंट फॉर देयर कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ डिपॉजिट सेक्शन। इन्वेस्टमेंट सेक्शन में उन्हें रियल काम करना है। रियल काम का मतलब है कि डिपॉजिटर्स अपना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर, और वो जाके कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, जिससे वो प्रॉफिट करेंगे। और अच्छा, डिपॉजिट सेक्शन के बाद एक और भी प्रॉफिट का, एक और भी कमाने का तरीका है, वो ये कि प्लीज उनका कीप योर पेमेंट आंसर पे वेरी कंट्रोल शॉर्ट। होता है। तो मुख्तलिफ सेक्शन जब अपने कस्टमर को पे कर रहे हो तो उसमें से भी उनके कमीशन हो रहे होते हैं। आजकल तो वैसे गेटवे बना दिए हैं जैज़ वैज़ ने भी। तो उनके पास दो तरीके, 1% वो फीस चार्ज कर देंगे, कुछ उनका पेमेंट पे डोमिनेंस है उससे वो कुछ कमा लेंगे। तो लेकिन बहरहाल ये कि मैं कह रहा हूँ कि अगर जो पूरी बैंकिंग सेक्टर का जो आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 2.5-3% है, उसके लिए आप पूरी, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंकिंग भी अच्छी तरह चलेगी, रियल काम करेगी, लेकिन ये कि आप पूरी जीडीपी को बेहतर कर देंगे ना, पूरी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर देंगे। थैंक यू। कादर भाई प्लीज कीप योर आंसर वेरी शॉर्ट, बहुत सारे लोग जो है वो मजीद क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद फरहान साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
जी जी, आपकी अस्सलाम आवाज़ आ रही वालेकुम। है। वालेकुम सलाम। जी जी। अच्छा, मेरा सर क्वेश्चन है डॉक्टर असद जुबान साहब से। जैसे उन्होंने अपने स्लाइड्स में जिक्र भी किया शेडो इकोनॉमीज का, ये शेडो इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है और पाकिस्तान में भी 10 टाइम्स ये फिगर्स आए हैं कि ज़्यादा स्ट्रांग है शेडो इकोनॉमी। अच्छा, अब ये डिसेंट्रलाइज जो करेंसी सिस्टम है या क्रिप्टो करेंसी है जिसे रेगुलराइज करने की बात की जा रही है, इससे क्या इम्पैक्ट आप कहते हैं कि आ सकता है? हम किस तरह से अपनी शेडो इकोनॉमीज को कंट्रोल कर सकते हैं और इंटरेस्ट बेस्ड जो सिस्टम है इससे हम निकल सकते हैं? पावर शेयरिंग फार्मूला अगर डिसेंट्रलाइज किया जाए और जो उसकी रेगुलेशंस की बात की जा रही है, सर इस पे ज़रा थोड़ा सा आप लाइट डालें। थैंक यू। मैं आपने तीन डिफरेंट बातें की है। एक तो शैडो मनी है, और यस सर। एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, और एक यस सर। क्रिप्टो करेंसी। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और इन तीनों में आपस में कोई रात नहीं है। तो क्वेश्चन इज रियली नॉट कोहेरेंट करेंटली। ओके। मोहम्मद शिराज साहब प्लीज। मोहम्मद शिराज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा एक छोटा सा कमेंट था। असद साहब ने जिक्र किया था गोल्ड के बारे में। तो मेरा ताल्लुक जो है गोल्ड दिनार मूवमेंट से है। मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि गोल्ड को जो लोग प्रपोज कर रहे हैं वो सिर्फ गोल्ड को करेंसी बनाने की प्रपोज नहीं कर रहे, मगर जैसे अहदीस में 6 अमवाल रिबवी का जिक्र है, तो हमारे ख्याल में इस्लामिक सिस्टम में तो मल्टी करेंसी रिजीम होता है। तो जब मल्टी करेंसी रिजीम होगा तो उसमें लीगल टेंडर लॉ भी नहीं होगा, और फिर ये जो पूरी बहस है मनी क्रिएशन की वो इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि मनी जो है वो फिर मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा होगा, किसी एक के पास मनी क्रिएशन की ताकत नहीं होगी। तो ये मैं छोटी सी क्लैरिफिकेशन जो है वो करना चाह रहा था। थैंक यू। सही है। ऑल आई वांट टू से कि सर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इनहेरेंटली इनकम्पैटिबल है विद गोल्ड और कमोडिटी करेंसी। उसमें फिएट करेंसी ज़रूरी है। मगर हाँ, हम सिस्टम इटसेल्फ को बदल सकते हैं, और सिस्टम को बदलना चाहिए, क्योंकि सिस्टम इटसेल्फ इज़ एंटी इस्लामिक। तो जब ये करेंगे, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि एक पार्शल के मॉनेटरी रिफॉर्म के ज़रिए से इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक फुल्ली ग्राउंडेड सारे डायमेंशंस में काम करने की ज़रूरत है, जिसमें मॉनेटरी रिफॉर्म विल बी वन एलिमेंट ऑफ द चेंज। अच्छा, गोल्ड करेंसी पे मैं भी अपना एक कमेंट करना चाह रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में जैसे करेंसी है, फॉर एग्जांपल जो टोटल B2M2 मनी है वो 35 बिलियन ट्रिलियन रुपीज़ है तकरीबन। तो पहली बात तो ये कि गोल्ड की जो गोल्ड है तकरीबन वो 2-3-4 ट्रिलियन से ज़्यादा नहीं होगा, और वो भी औरतों के जेवरात में है। तो हम जो है ना हिस्ट्री के पेजेस को टर्न नहीं कर सकते। पिछले 2-3 सालों के अंदर अगर गोल्ड स्टैंडर्ड रहा है, गोल्ड करेंसी कभी भी नहीं रही है। जो असद साहब ने शुरू में बताया था कि बैंकों के पास 10-15% गोल्ड हुआ करता था, क्रिएशन ऑफ मनी जो है वो प्राइवेट बैंक के पास हुआ करती थी। तो गोल्ड का सिस्टम जो है ना, और अब जो है 95% मनी विलेजर्स के अंदर है। तो मैं आपको कहना ही चाहता कि गोल्ड करेंसी तो एक तो एप्लीकेबल होना, फ्रैक्शनल रिजर्व के थ्रू करेंगे तो यही मसाइल आएंगे जो अभी हम मसाइल कर रहे हैं। और अगर आप 6 कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं जो हदीस में हैं, उसमें भी लोगों का वो है कि एक दो मनी है और बकिया 4 कमोडिटीज़ हैं। हाँ, फुल रिजर्व में हम उस ज़माने में टोटल जीडीपी का कंसेप्ट, आज टोटल जीडीपी की बात हो रही है। तो ये जो बात है, ये जो सिस्टम है, ये कहीं एयर टाइट है गोल्ड करेंसी के मुकाबले में, कि गोल्ड में डिस्कवरी हो जाती है, उससे इन्फ्लेशन हो जाता है, एप्लीकेबल भी बहुत मुश्किल है। यहाँ आप जीडीपी के साथ आपने लिंक कर दिया तो आपकी पूरी वो उसके मुताबिक चलेगी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आज से 14 साल पहले ऊंट पे बैठ के जहाद किया था या तलवार से जहाद किया था, तो ये नहीं है कि हमें आज वही हुक्म है तो वही करें, हमें आज जदीद तरीन चीज़ें यूज़ करनी है। तो फुल रिजर्व के अंदर आप अपनी पूरी मनी को कनेक्ट कर देते हैं विद जीडीपी। तो आज जो जिसमें 6 करेंसी नहीं, सारी करेंसी शामिल है। आज मकई के मुकाबले में सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मकई के मुकाबले में जो है एआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीडीपी में सारी सर्विसेज, सारी गुड्स आ रही हैं। एक सवाल, अच्छा मैं देख रहा था, मैं एक सवाल ये था कि बैंकों का वो लोगों ने कहा कि प्रॉफिट वो टैक्स भी दे रहे हैं वो। तो ये भी बड़ा अच्छा लोगों के ज़हन में कंसेप्ट है कि वो टैक्स दे रहे हैं। टैक्स उनका बैंकों का जो टैक्स है वो 400-500 बिलियन रुपए है तकरीबन। ठीक है, लेकिन वो जो गवर्नमेंट का जो वो है, जो उनका इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो पिछले साल 8,000 बिलियन रही है जो इस सभा के बजट के अंदर, तो कहीं ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बैंक्स में जो जो जब वो जो डिपॉजिट्स वाले जो 15% दे रहे होते हैं, उसके मुकाबले में जब वो कंपनीज पे जो उनको टैक्स शील्ड मिलती है वो कहीं ज़्यादा मिलती है।
तो ये कहना कि बैंक्स प्रॉफिट दे रहे हैं, उसके कहीं उससे ज़्यादा गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू देना पड़ रहा है इंटरेस्ट की, अपना इंटरेस्ट की फॉर्म के अंदर, तो कोई मैच नहीं है उसका। थैंक यू सर, थैंक यू। टेक्नो मोबाइल, ये प्लीज अगर अपना ओरिजिनल नेम लिखे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। टेक्नो मोबाइल वाले साहब क्वेश्चन कर सकते हैं। अ, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर अब्दुल सत्तार साहब। थैंक यू वेरी मच अतीकुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मेरा तमाम ग्रेट प्रेजेंटेशन थी दोनों एक्सपर्ट्स की। बेसिकली अगर हम देखें तो इन द लास्ट जो है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे बात आती है। बहुत सारी पॉलिसी जो है अच्छी अच्छी जो है वो प्रीवियस टाइम में भी आई हैं, लेकिन जो असल मेन इशू होता है वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो मेरा दोनों एक्सपर्ट से यही सवाल है कि ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से जिसके पास पावर होती है वो पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, वो अपनी मफाद के लिए दूसरों को रोन देता है। तो आपकी क्या सजेशन होगी कि इस हवाले से कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो टॉप टू बॉटम, क्योंकि ज़्यादातर इशू जो है वो टॉप पे होता है और फिर उसको लेके जो है बॉटम पे ये सारे इश्यूज करप्शन वगैरह ये सारे होते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या सजेशन देंगे? थैंक यू वेरी मच। मेरा जवाब ये है इस बारे में कि वो जिस तरह से अखुवत फाउंडेशन ने माइक्रो फाइनेंस कायम कर दिया है, जिस तरह से अब्दुल सलाह ईदी ने एक अदारा कायम कर दिया जो बड़े पैमाने पे काम करता है, जिस तरह से इंडस हॉस्पिटल ने एक नई तरीका चला दिया है जिसमें उनके पास कोई अकाउंट्स नहीं है, कोई भी पेशेंट वॉक इन कर जाए उसको लेटेस्ट ट्रीटमेंट मिल जाता है फॉर फ्री। तो इस तरह से हम लोग अपने अपने पैमाने पर जो अपने हाथ में है, जो अपने बस में है, उसको करके दिखलाएं, तो इंशाल्लाह फिर अगले कदम अल्लाह ताला हमारे लिए खोलेंगे। अच्छा अच्छा, मेरा जवाब स्पेसिफिक टू ये जो फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस वक्त जो है ना, देखें लोगों को तो जो हमने बताने की कोशिश की कि 95% ऑफ द मनी जो क्रिएट हो रहा है वो प्राइवेट बैंक कर रहे हैं। और सेंट्रल बैंक जो है या गवर्नमेंट के पास जो स्टेट के पास क्या पावर होती है, इंटरेस्ट रेट की होती है, कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के वो चाहते हैं कि जी लोग लोन ना लें ताकि मनी सप्लाई रुके। तो ये जो है ये बाइफर्केटेड किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों एक दूसरे पे कह रहे होते हैं। मतलब गवर्नमेंट इस पे परेशान हो रही होती है कि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दिया, हमारी सारे पैसे वहाँ चले गए। और सेंट्रल बैंक ये कह रहा होता है कि जी डेफिसिट बढ़ा है इसलिए हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ इस सिस्टम में बड़ी क्लैरिटी है, बड़ी क्लैरिटी यह है कि मनी सप्लाई जो है वो एक्सक्लूसिवली स्टेट इंक्रीज करेगी। एक पैसा भी जो है वो प्राइवेट बैंक नहीं क्रिएट कर सकते, एक रुपया भी क्रिएट नहीं कर सकते। और वो कितनी क्रिएट करेगी, वो जीडीपी लेवल पे करेगी और पब्लिक अनाउंसमेंट के साथ करेगी। और तो इस लिहाज से इसमें बड़ी क्लैरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो गवर्नमेंट की है। और उसमें आप एक कमेटी बना सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर जिसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन है मिलके जो है वो एक कमेटी बैठी हो कि जिस तरह से वो नोट क्रिएट कर रहे हैं उस तरह से बैंक मनी क्रिएट होगी। तो एक्सक्लूसिव अभी जो मसला ये है कि ये दोनों एक दूसरे को पासेस करते रहते हैं, कलीमुल्ला सलीमुल्ला खैर। तो वो सेंट्रल बैंक कहता है कि भाई आपने डेफिसिट कर दिया, इन्फ्लेशन कर दिया, और गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमारे सारे पैसे तो आप लेके चले जाते हैं। तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी 100% है कि 100% मनी विल बी क्रिएटेड बाय स्टेट विद पब्लिक अनाउंसमेंट। असमतुल्ला खान साहब प्लीज। असमतुल्ला खान साहब अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर जवेरिया शौकत, आप अपना क्वेश्चन पूछें। Assalamu मिस alaikum. जवेरिया शौकत Myself is प्लीज। Lelia Shagat from Women University of Baghdad, Kashmir. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम टैक्सेस को खत्म कर देंगे अपनी इकोनॉमी से, तो फिर हम गवर्नमेंट फिर कैसे करे? अगर टैक्सेस को हम खत्म कर देंगे और ज़कात को ले आएंगे, तो फिर जो गवर्नमेंट है वो कैसे रेवेन्यू जनरेट क्या करेगी? क्या खत्म कर देंगे? सर आपने सवाल टैक्स को आपने खत्म कर बताया देंगे, था नहीं कि टैक्स को अगर खत्म कर हम देंगे, हैं ये आपके सवाल? टैक्सेस को खत्म कर देंगे और हम अगर इम्प्लीमेंट करेंगे ज़कात को, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर गवर्नमेंट हाँ, रेवेन्यू कैसे ये आपका बड़ा जनरेट अच्छा सवाल है। करेगी? देखें मैं आपको ये बता रहा था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आए थे उस ज़माने में पूरी दुनिया में टैक्सेस के रेट या जो बादशाहत थी वो बहुत टैक्स लिया करती थी।
मतलब बल्कि गरीब जिनके पास नहीं होते थे उनसे वो जॉब्स कराया करते, काम कराया करते थे फ्री के अंदर। और मिस्र के अंदर और ईरान के अंदर इन जगह 50-50% जो है वो वो था, क्रॉप्स को ले जाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो अपना जो पैदावार पे ज़कात का 2.5%, वो वेल्थ पे ज़कात का 2.5% बताया जो हम ज़कात देते हैं, और पैदावार पे 10% बताया। और साथ साथ उन्होंने हदीसों में क्लियरली बताया कि कोई टैक्स की बड़ी मुखालफत की। इसलिए जो है वो हमारे जितने भी ट्रेडिशनल उलमा है ना, इमाम अबू हनीफा से लेके शाफई, मालिक और हम्बल, ये सब इस बात के तकरीबन इस पे इजमा है कि गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं ले सकती अनलेस, और कोई मुस्तकिल टैक्स नहीं ले सकती। सिर्फ ये कि कहीं बहुत अच्छा ज़रूरत हो जाए तब वो ली जा सकता। तो आपका सवाल ये है कि गवर्नमेंट का खर्चा कैसे चलेगा। देखिए गवर्नमेंट का खर्चा ना, अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया भर में टैक्सेस के रेट बढ़ते जा रहे हैं, और नाम जो है वो हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी है, 40-40% गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है इस वक्त जो है वो, अगर आपने 2.5% जो टैक्स लिया और 10% उस पर लिया आपने पैदावार के ऊपर, तो ये टैक्स जो है ना ये इस लिहाज से काफ़ी है कि ये प्राइवेट एक्टिविटी को जनरेट करेगा। ये आपको पता है इब्ने खुल्दून से लेके लेफर जो बड़ा मशहूर इकोनॉमिस्ट है, उनके क्लियर इस पे थ्योरीज हैं कि भाई अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स को कम करते हैं तो उससे टैक्स रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा आता है। अगर आपने 2.5%, क्योंकि प्राइवेट एक्टिविटी बढ़ती है। अभी आप देखिए पाकिस्तान में कंपनियों पे 40% टैक्स लगाया हुआ है, सैलरीज पे टैक्स लगाया हुआ है, तो आधे से ज़्यादा लोग चोरी कर रहे हैं। तो टैक्स रेट जब कम करते हैं तो आपके रेवेन्यू ज़्यादा आएंगे। दूसरी बात यह कि जब वेल्थ के ऊपर मैंने आपको बताया कि जो 2.5% लगा के तकरीबन 2,500 बिलियन का आएगा, जिससे आपकी गुर्बत खत्म होगी। दूसरी बात, आप पैदावार के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 4 फसलों का नाम लिया था। आज इमाम अबू हनीफा ने उसको सब पे एक्सटेंड किया, क्योंकि इस्लाम में कयास का वो है। तो यूसुफ करजावी का इसमें व्यू ये है कि सारा एग्रीकल्चर सेक्टर, सारे सर्विस सेक्टर पे पैदावारी ज़कात है, सैलरीज पे भी। तो वो जाहिर है कि आपको ज़कात को एक्सटेंड करना है, क्योंकि नबी करीम कुरान में जनरल टैक्स क्लियर है कि मुसलमानों की वेल्थ के ऊपर और मुसलमानों की इनकम पे ऊपर जो है वो ज़कात और उशर है। तो अगर जो है वो कोई कहता है कि इसको ज़कात, इस पे ज़कात नहीं है किसी चीज़ पे, तो उसको उसकी दलील लेके आनी है। और वो जो है दलील, ये इब्न अरबी का कौल है। अब आपके बात ये कि गवर्नमेंट का खर्चा कैसे चलेगा। देखिए गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम है ना सोशल प्रोटेक्शन। वो ज़कात के जो पहली दो मदात हैं, मिस्कीन और फ़कीर, वो उसके लिए हैं। बल उसके बाद डेट और कैदी, वो जो दो मदात वो भी हैं, कोई मजबूरी में फंस जाए उसके लिए पैसे हैं। फिर जो एक बड़ा मसला गवर्नमेंट का है, जो बड़ा काम है, जो जो एक तरह से लिबरल इकोनॉमी में 2-3 बड़े काम बताते हैं, उसमें एक दिफा है। दिफा जो है वो ट्रेडिशनल उलमा फी सबीलिल्लाह की जो है, उसमें आर्मी फाइटर्स की खर्चा उसमें शामिल समझा जाता था। सबसे बड़ा खर्चा जो आपका उसमें होता है फी सबीलिल्लाह, जो 8वीं उसमें जो Anand, 7वीं please, मद है। please keep your फिर जो एक lecture मद है, very short. क्या कहते हैं, आमिलीन ज़कात। उसमें अगर आप उलमा को जाके देखें तो वो ज़माने में यानी कई उसमें जो जुडिशरी को, अगर आप ज़कात बेस्ड इकोनॉमी होगी तो लेना, खर्च करना, स्टोर करना, सब उनके आमिलीन में शामिल होते हैं। इवन ये कि गवर्नर्स ज़माने के और जो जुडिशरी होती थी वो सब आमिलीन उसके अंदर आया करते थे। तीसरा एक बड़ा काम गवर्नमेंट का होता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना ना, रोड। तो उसमें ये मेरे ख्याल इज्तिहाद होना चाहिए कि फीस जो आखिर में मुसाफिर का जो है वो है ना कि इब्न सबील, तो उस पर कुछ उलमा का ख्याल है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल होता है। तो यही 2-3 बड़े गवर्नमेंट के काम है। गवर्नमेंट बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसका फ़ायदा नहीं हो रहा होता, उसका नुकसान ज़्यादा हो रहा होता है। गवर्नमेंट के यही 2-3 बड़े काम है कि आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करें, आप दिफा करें, लॉ एंड ऑर्डर करें, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। कायना सर, सवाल यही था कि जो डेट सर्विसिंग है ना, मेजर पोर्शन वहीं जा रहा है, तो वो कैसे गवर्नमेंट पे करेगी, उसके लिए उनके पास क्या सोर्स होगी। वो अच्छा। कैसे, आप दूसरे काम तो गवर्नमेंट कर लेगी चलें, लेकिन अभी तो ठीक। हमारे पास कर्जे इतने हो गए कि हम मतलब पे ही नहीं कर पा रहे, अपने घर नहीं चला पाते। तो सही डेट है। सर्विसिंग के लिए गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन होना चाहिए कि वहां से वो पे करें। ठीक है, ये आपका सवाल है। यही मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में फुल रिजल्ट में बताया था कि पाकिस्तान का जो इस वक्त डोमेस्टिक डेट है, जो पूरा डेट का कॉस्ट वो तकरीबन 9,800 बिलियन इस बजट में थी, जिसमें से 90% डोमेस्टिक डेट के ऊपर है। ठीक है ना, 90% डोमेस्टिक डेट गवर्नमेंट बैंक्स को दे रही है, बैंक खातेदारों को दे रहे हैं। अच्छा, ये क्यों है कि गवर्नमेंट ने बैंकों को इजाज़त दी हुई है कि भाई जो डिपॉजिट जमा कराएं उसमें 5% अपने पास रखो, 95% आगे लोन दे दो। ठीक है। और उन्होंने लोन कितना बड़ा ढकोसला है कि उन्होंने लोन जाके गवर्नमेंट को ही पकड़ा दिया, उसी से पैसे कमा रहे हैं। गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दी कि भाई तुम ये काम करो, उन्होंने गवर्नमेंट को ही पकड़ा के उससे कमा रहे हैं। तो फुल रिजर्व बैंकिंग के अंदर जो निज़ाम है उसमें बैंकों के पास रिजर्व रेशो 5 से बढ़ के 100 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि बैंकों को अपना अकाउंट स्टेट बैंक में 5 से 100 पे लेके जाना है। उनको ले जाने के लिए आप अपना अकाउंट आप मार्कअप करते हैं तो कैसे करते हैं, आप कैश जमा कराते हैं। बैंकों के पास कैश तो है नहीं, उनके पास क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स हैं, जो तकरीबन 30,000 बिलियन, 30 ट्रिलियन के पड़े हुए हैं। वो सारे के सारे बैंकों से उठेंगे और स्टेट बैंक के पास आ जाएंगे। स्टेट बैंक, मैंने बताया कि अनदर पॉकेट ऑफ गवर्नमेंट, वो उसको कैंसिल आउट कर दे, इरिडीमेबल कर दे, जीरो इंटरेस्ट करके। तो पाकिस्तान का पूरा जो डोमेस्टिक डेट है जो बैंकिंग के ऊपर है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो जो क्या कहते हैं, जो क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा है 100% से, तो कुछ शुरू में बैंक में कुछ गवर्नमेंट जो है वो इंजेक्ट करेगी
उसकी क्रेडिट लाइबिलिटी साइड के ऊपर, और उससे नॉन बैंकिंग पे होगा। तो एक पॉलिसी से आपका पूरा डेट पाकिस्तान का डोमेस्टिक खत्म हो रहा है, और साथ साथ आपको 2000 बिलियन का एक आपको मनी क्रिएशन की पावर भी मिल रही है जो आप रियल कामों में खर्च कर सकेंगे। थैंक तो यू ये तो मेरी प्रेजेंटेशन में पूरा ही था, कानन ये भाई। स्पीकर ने ये भी ये कहा नेक्स्ट कि लोगों पूरी को आपकी भी डिमांड, ताकि आपका टाइम डेट मिले। खत्म हो जाता है इससे, डोमेस्टिक डेट। ये अमादुद्दीन साहब। Uh, I have two questions related to this system. First one, how this system can address international supply shocks, which can cause inflation, like Russia-Ukraine war or geopolitical tension nowadays in Middle East. So, how this system can address inflation caused by these events? And my second question is that how this system can address our governance gap. Like in Pakistan, we have got inefficient state-owned enterprises like which you caused circulated energy sector like in PIA. So how this system can be used to manage these enterprises? And third, how this system can be used to international exchange system, which can, that's all. ठीक है। अच्छा जी, पहला सवाल आपका था अबाउट, मेरा ख्याल है आप कह रहे थे कि पहला सवाल, क्योंकि आपने तीन बता दिए, मेरे पास कॉपी नहीं है। तो पहला मेरा ख्याल है क्वेश्चन आप ये कह रहे थे कि इंटरनेशनली कैसे जो है वो करेंगे, हैं? तो दोबारा बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? इंटरनेशनल शॉक। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन की वजह से जो इन्फ्लेशन काज हाँ हाँ होता है, हाँ, तो ठीक है ठीक मतलब है, सप्लाई चेन, दैट्स सप्लाई ऑल, चेन, बिल्कुल हाउ ठीक दिस है। कैन देखें, एड्रेसेस। बिल्कुल ठीक है। देखें, ये जो है ना, ये जो हम सोल्यूशन बता रहे हैं, ये बेसिकली अभी हम फॉरेन डेट पे नहीं जा रहे। पाकिस्तान में फॉरेन डेट जो है ना, वो तो बड़ा क्लियर है कि आपके बैरूनी वर्कर्स 2.5 से 3 ट्रिलियन भिजवा रहे हैं। अगर आज पाकिस्तानी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर कर लें तो 3 साल में आप डेट खत्म कर, ये जो सिस्टम है ये लोकल उसके ऊपर है। तो आप में से ये कह रहे थे कि बाहर से कोई सप्लाई साइड के शॉक्स होंगे, उसका क्या होगा? देखिए, सप्लाई साइड के शॉक्स को ना मैनेज करने को, ये जो चीज़ है ये डिमांड साइड की बात है कि आप मनी सप्लाई से जो प्राइस लेवल्स बढ़ रहे हैं, वो मसाइल है, वो मसला है। जो अगर कोई एक गेहूं की फसल खराब हो गई, वो एक चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, या यूक्रेन की वॉर हो गई, तेल की कीमत बढ़ जाएगी, अक्रॉस प्राइस लेवल नहीं बढ़ते उससे। दूसरी बात यह कि नबी करीम सल्लम की इसमें एक पूरी सुन्नत है, वो ये कि मदीना में जब प्राइसेस बढ़ गई, वो ज़ाहिर उस ज़माने में सोने की करेंसी थी, बहुत बढ़ गई थी, तो लोग गए नबी करीम सल्लम के पास कि आप हमारे लिए प्राइसेस फिक्स कर दें। आपने फरमाया कि जी मैं जो हूँ प्राइसेस बढ़ाता भी अल्लाह है और फिक्स भी अल्लाह, मतलब कम भी अल्लाह करता है। मैं नहीं चाहता कि मैं अल्लाह के पास जाऊँ तो मेरे खिलाफ किसी का क्लेम हो, ब्लड का या प्रॉपर्टी का, तो आपने मना कर दिया। और इस सिंगल सही हदीस के मुताबिक जो है, क्योंकि जो है हम्बलीज और शाफीज तो कहते हैं कि प्राइस में तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली। हनफीस का ये व्यू है कि अगर अगर कोई जो है वो कानन भाई पब्लिक प्लीज मसला कीप योर है तो आंसर वेरी शॉर्ट। वो उसको ऊपर डालते हैं, तो वो फिर भी कहते हैं इन्वॉल्व हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि सप्लाई साइड के मसले, एक तो वो पूरे इकोनॉमी पे नहीं होते, वो किसी कमोडिटी पे होते हैं, और उसमें गवर्नमेंट का काम नहीं है। अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो प्राइस सिग्नल मिलते हैं, जिससे मोर प्रोड्यूसर आते हैं, मोर प्रोडक्शन होती है, और फिर सेटल हो जाती है प्राइसेस। तो ये प्राइस सिग्नल्स पे काम होना चाहिए, गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट जहां भी इंटरफेयर करती है, जैसे शक्कर में किया था 2-3 साल सर पहले, प्लीज कीप वो योर आंसर खबी वेरी शॉर्ट। मचाती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अभी क्वेश्चन मजीद आ रहे हैं, आपसे बार बार शार्ट करने की रिक्वेस्ट का मकसद ये था कि ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछ सकें। अभी हम बिल्कुल क्लोजर की तरफ जा रहे हैं। मैं फाइनली सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर सलमान साहब से, कि वो सेशन को कंक्लूड करें प्लीज। अच्छा, यानी कंक्लूड करने के बारे में क्या कहना जी चाह सर। रहे हैं? यानी मैं नहीं समझा कि किस तरह से कंक्लूड करना है इसको। सर इससे डिस्कशन की सर, ओह अच्छा। जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर आप देना चाहें अच्छा मुनासिब अच्छा। समझे। बस सिस्टम बहुत खूबसूरत है, अम, जो आनिस खलीलुल्लाह साहब ने पेश किया। मगर मेरे ख्याल में जिस तरह से वो एक चूहों ने आपस में मशवरा किया था कि बिल्ली से कैसे बचा जाए, तो उन्होंने तय किया था कि एक उसके गर्दन में अगर घंटी बांध दें तो हम सबकी बचत हो जाएगी। तो बहुत सारे पॉलिसी प्रपोजल्स इसी किस्म के होते हैं। वैसे खालिद खलील साहब ने बहुत मेहनत भी की है और उन्होंने बहुत पॉलिसी मेकर से बात भी की है, और उनको ऐसा लगा है कि लोग माइल हैं यानी सारे वो पावर इंटरेस्ट ग्रुप्स सभी मौजूदा हाल सूरत हाल से बेजार हैं, इसलिए चेंज तो सभी पसंद करते हैं। मगर मसला ये है कि जब आप इसको इम्प्लीमेंट, जब तक बातें होती हैं तब तक तो सब लोग जो हैं वो मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। जब आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो फिर वो जो हिडन पावर्स हैं जो कि
इस सिस्टम को चला रहे हैं, उसको बिल्कुल इसमें कुछ तब्दीली नहीं आने देना चाहते हैं, वो उस वक्त इन प्ले में आ जाते हैं। चुनांचे मैं जब वाइस चांसलर पाइड था तो हमारे यानी डेस्क पे बेशुमार प्रपोजल्स हैं, अभी भी हैं। मौलाना ये नदीमुल हक साहब ने भी बहुत सारे प्रपोजल बनाए कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो 100 प्रपोजल लाके जाएं तो 100 के 100 जो है वो उस पे ज़ीरो इम्प्लीमेंट, मामूली से सजेशंस हो जिससे बहुत फ़ायदा हो सके, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ये देखते हैं कि हम ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा फायदा होगा, मुझे पावर में, अगर पावर में इजाफा उनके नहीं होगा, उनको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, कोई प्रिविलेज नहीं मिलेंगे, तो फिर वो प्रपोजल चाहे अवाम के लिए जितना भी मुफीद हो, उसको बरतरफ कर दिया जाता है। तो इस तरह से यानी मामूली रिक्वेस्ट करने से नहीं। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एक मास मूवमेंट बिल्ड करें और उनसे इसके ज़रिए से हम इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करवाएं। तो ये हो सकता है, क्योंकि असल में ये बात है कि मगर क्वेश्चन ये है कि इज़ दिस व्हाट वी वांट। मेरे ख्याल में चूंकि ये प्रपोजल जो है इसकी जो बेसिकली नौयत है वो ये है कि शिफ्टिंग यानी गिविंग द गवर्नमेंट ग्रेटर पावर ओवर द फाइनेंशियल सेक्टर। तो इन प्रिंसिपल एब्स्ट्रैक्टली ये बहुत अच्छी बात है। अगर हुकूमत पब्लिक वेलफेयर के बारे में कंसर्न्ड होती तब तो ये बहुत ही अच्छा होता, मगर ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के बारे में नहीं है, वरना ये जो गुरबा को पैसे मिल रहे हैं वो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं कि इसको, यानी जो पॉलिसीज़ हैं गुरबा के बारे में वो बहुत ज़्यादा अच्छी तौर पे बन सकती हैं, मगर बनाते नहीं हैं। तो चूंकि ये तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम मैस मूवमेंट करके मोबिलाइज करें तो मेरे ख्याल में दिस वुड नॉट बी द बेस्ट थिंग फॉर अस टू वर्क ऑन। यानी अगर मैस मूवमेंट में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो मैस मूवमेंट मोबिलाइजेशन अगर हम करें तो इससे ज़्यादा बड़े गोल्स की तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से एज कंक्लूजन। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी तरह सर आपने कंक्लूड किया। अब डॉक्टर इरफान साहब, हम आपको थैंक यू कहते हैं कि आपने इतना अच्छा ये इवेंट अरेंज किया। और अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप कंक्लूड करें और लोगों को थैंक यू करें प्लीज। जी, थैंक यू जज़ाकल्लाह डॉक्टर अतीक और रहमान साहब। इतने बड़े बड़े जब मेंटोर्स हो तो किन किन का शुक्रिया अदा करूं। मैं यही कहूँगा कि इतने बिजी शेड्यूल में प्रोफेसर डॉक्टर असद जमान साहब ने जो टाइम दिया, इसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। कानत खलीलुल्लाह साहब का, इन्होंने इतना प्रिसाइज जवाबात दिए सब सवालात के। और ये सब जो एक ऑडियंस है, ये सब आपकी वजह से आई है, और एक पूरे का पूरा लोग आपको सुनना चाहते हैं। और ये एक जो डिबेट कल्चर है, ये एक जो एक आइडिया शेयरिंग है, हम यही चाहते हैं कि हम पढ़ाना नहीं चाहते किसी को, हम एक आइडिया थ्रो करना चाह रहे हैं, ताकि आवाम जो है वो इसको थिंक आउट करे और इसके ऊपर डिबेट क्रिएट होनी चाहिए। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने इतना टाइम दिया माह रमज़ान में। और 2 घंटे का सेशन, इट्स रियली अ वेरी टफ टास्क, वो भी वीकेंड डेज में। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, विद दिस वी कंक्लूड दिस सेशन। सब लोगों का शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।